जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ लेट मी नो। जय गुरु जी। जय गुरु जी। आई होप आई एम ऑडिबल। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। बहुत गुरु जी का बहुत शुक्राना, और नीलम आंटी आपका भी बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। गुरु जी का तो जितना भी कहते हैं ना, महिमा गाई जाए, जितना गुणगान किया जाए उतना कम है, क्योंकि हम लोग वाकई। थैंक यू आंटी। तो जितना भी गुणगान किया जाए गुरु जी का उतना ही कम है, क्योंकि जैसे कह लिखा भी है ना कि हम लोगों को कितनी भी ये धरती भी पेपर बन जाए ना, सारे ओशन जो है स्याही बन जाए, और जितने वन है वो अगर कलम बन जाए, तो भी हम उन गुरु का वर्णन नहीं कर सकते। तो दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू कि हम जो है उनका वर्णन कर ही नहीं सकते। फिर भी उन्होंने मुझे, कहते हैं ना कि इस ना चीज़ को इस कदर समझा कि उन्होंने अपने पास बुलाया, दर्शन दिए, और मुझे इतने मौके दिए कि मैं एटलीस्ट, वैसे तो खैर उन्होंने सबको मौके दिए हैं, चाहे वो नया संगत पुरानी संगत कुछ भी नहीं होता, बट उन्होंने सबको मौके दिए हैं। ऐसे ऐसे करिश्मे दिखाए हैं, और पहले भी दिखाते थे। करिश्मे क्या है, बेसिकली दीज आर द ब्लेसिंग्स। क्योंकि लेकिन वो होता है ना कि जब तक कोई मिराकल नहीं होता, कोई नहीं होता, तो हम लोग मानते नहीं है। तो वही चीज़ है कि हमें गुरुजी को दिल से मानना है। अपने ऐसा नहीं सोचना कि कोई मिराकल करेंगे तो हो जाएगा। कि गुरुजी जो है ना, देखिए, जब आपको ना शुरू में तो बहुत देते हैं, अच्छा सा देते हैं गुरुजी, आपको बहुत देते हैं। और जब गुरुजी देते हैं और आपको उन सब चीज़ों की आदत पड़ जाती है, तो वो देखिए वो टेस्ट है। जैसे पूरा साल टीचर पढ़ाती है ना आपको, फिर एनुअल में जब टेस्ट होते हैं तो सबकी हालत ख़राब होती है। सब जिस टाइम पेरेंट्स की भी टीचर हालत ख़राब होती है, बच्चों की भी होती है, क्योंकि जबकि पूरा साल वो चीज़ पढ़ रहे हैं, सब कुछ टीचर्स भी दे रहे हैं उनको, सब वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हो क्या रहा है, टेस्ट के टाइम सब घबरा जाते हैं। तो बस यही है कि हमें घबराना नहीं है किसी भी चीज़ से, क्योंकि गुरुजी देखिए, मैंने भी जो मेरे से पुरानी संगत है उनसे सुन रखा है कि 90% तो गुरुजी हमारे कष्ट वैसे ही हर लेते हैं। 10% है जो कि वो हमें खुद भोगने पड़ते हैं। तो वो 10% में, क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो गए, तो देखिए वो भुगतने तो हैं। और ऐसा नहीं है कि जब हम जो पुरानी संगत है, लाइक वैसे मैंने जैसे बताया कि कोई नया पुराना कुछ भी नहीं है, फिर स्टिल जो हम लोग जो दर्शन कर लिए वो पुरानी हो गई, जिन्होंने दर्शन नहीं किए वो नहीं है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, नहीं तो ऐसा नया पुराना कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द संगत, इसी चीज़ की करने के लिए। तो ऐसा तो नहीं है ना कि जब जैसे मैं गुरुजी के यहाँ पे गई तो गुरुजी ने मतलब मुझे कष्ट नहीं दिए। बेसिकली गुरुजी ने कष्ट नहीं दिए, वो मेरे अपने ही कर्म थे। मेरे अपने ही कर्म थे जो मैं अभी भोग रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैंने, क्योंकि देखिए हम जब इस इंसानी चोले में जब इस दुनिया पर आए हैं, इस धरती पर आए हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा कर्म किया होगा जब भगवान ने हमें भेजा है कि अपने अच्छे कर्म करो, ताकि हम लोग उन अच्छे कर्मों को ठीक, अपने कर्मों को ठीक कर सकें और उस अच्छाई की तरफ चलें। और ऐसा नहीं कि मैंने दुख नहीं झेला। अब मैं आपको अपना बताती हूँ कि 2008 में जब गुरुजी 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, तो हम लोग बहुत शैटर्ड हो गए थे कि अब किसके पास जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, मैं किससे पूछूंगी। क्योंकि मैं गुरुजी से ना छोटे छोटे सवाल, बहुत सारी चीज़ें गुरुजी से पूछा करती थी। गुरुजी ऐसा, मतलब जैसे कुछ भी घर में मतलब हो, घर बनाने वाली बात है, बच्चों की बात है, या किसी चीज़ की भी बात है, तो मैं हमें हर चीज़ गुरुजी से पूछने जाया करती थी कि गुरुजी ऐसे कर लें, वैसे कर लें। अब जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया तो लगा कि अब कैसे जीना होगा, मतलब अब किससे हम पूछेंगे। तो बहुत इजी लगता था ना, गुरुजी के पास गए, जो पूछना है पूछ लिया। तो अब जब 2008 में जब मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई, पहले तो मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती थी तो मतलब हम जाके भी, जैसे हस्बैंड के पेट में दर्द हुआ तो गुरुजी को जाके बता दिया। मुझे मेरी रिपोर्ट थोड़ा ठीक नहीं आई तो मैंने गुरुजी को जाके बता दिया। तो बस बताना और लगता था बस अब तो गुरुजी को बता दिया सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हो भी जाया करता था। बट अब कौन करेगा हमारा।
तो ऐसे ही जब गुरुजी को ने जब चोला छोड़ा, तो जैसे हम लोग बहुत, मैं रोया करती थी बहुत, मेरा लगता था गुरुजी आप कैसे जवाब दोगे, अब आप कैसे बताओगे, आप मेरे अंग संग हो, अब ये बात कैसे बोलोगे हमें। क्योंकि देखिए ये बड़ा फील करना, क्योंकि अब तो खैर गुरुजी आप लोगों को मतलब एकदम से आंसर करते हैं, अब सब देख ही रहे हैं कितना गुरुजी ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था, तो उस टाइम हमारी कंडीशन सोचिए कि उस टाइम हमारी कंडीशन क्या थी कि हमें जवाब कौन देगा। हम जो हम मंदिर जाया करते थे, हम बाहर से जाते थे या बड़े मंदिर जाते थे, गुरुजी हमें दिखते नहीं थे, तो हम लोग को बड़ा वैक्यूम सा लगता था कि मतलब अब हम क्या करें, किससे पूछें, और हमें बिल्कुल आंसर नहीं मिलते थे उस वक्त तक। और गुरुजी भी ऐसे बहुत ज़्यादा चुप लगा के बैठ गए थे, हालांकि वो हमारे साथ ही थे, सब कुछ थे, लेकिन शायद वो देखना चाह रहे थे कितनी संगत मुझसे जुड़ती है, कौन उनकी संगत में आता है, कौन नहीं आता है, वो शायद उस टाइम जोड़ने में लगे थे और वो चुनने में लगे थे बेसिकली। तो वी आर द चोजन वन, मैं तो ये बोलूँगी वी आर द चोजन वन। तो हम लोगों को ये ज़रूर ये चीज़ देखनी है कि हम अपने गुरु को पे पूरा विश्वास रखें। तो उस टाइम मेरा विश्वास थोड़ा सा ऐसे नहीं डगमगाया था, वो विश्वास ये था कि गुरुजी मैं अब किससे जाके पूछूं, आप तो हो नहीं, आप तो हो नहीं। बट सोचिए गुरुजी ने मुझे कैसे आंसर किया। तो संगत जी हुआ ये कि मेरे को 2008 में मेरी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई। तो 2008 में मुझे याद है हमारा कॉलेज का एलुमनाई डिनर था। मैं अपने कॉलेज की मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज है मेरा कॉलेज का नाम। तो मैं अपने कॉलेज में ही हमारा डिनर था, एलुमनाई डिनर। मैं उसकी जॉइंट सेक्रेटरी रह चुकी हूँ। तो काफ़ी कुछ मतलब मेरे कंधों पर था सारा, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी मेरे हाथ उसमें। तो मैं सारा वहाँ पर जो भी हमारे किसी को अवार्ड देना है, किसी को बुलाना है, कुछ करना है, स्टेज संभालना है, सब कुछ था। तो वो सब मेरे को ऑब्वियसली काम दे रखा था। तो सडनली आई फेल्ट समथिंग कि मेरे को कुछ हो रहा है, और वो क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आया। मैंने अपने किसी कलीग को बताया कि देखो मेरे को तबीयत मेरी ठीक नहीं लग रही है, तो एक काम करो आप ये जो सारा संभालना है प्लीज़ स्टेज पर आप संभाल लो, आई एम नॉट फीलिंग वेल। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मतलब उन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आप थोड़ा देखो मैम, ऐसे कैसे हम लोग करेंगे, या लाइक वॉट एवर। तो ठीक है, मतलब मैंने वो संभाला, क्योंकि कमिटमेंट्स आर कमिटमेंट्स। तो मैंने वहाँ संभाला सारा। उसके बाद जब मैं वहाँ से निकली, तो मुझे जब बहुत अनईज़ी होने लगा, तो मैंने अपनी डॉक्टर को लिया, मैंने कहा मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बेटा बाहर चलो यहाँ से। मैं संगत जी बड़ी मुश्किल से अपने वो जो हमारा प्रोग्राम चल रहा था वहाँ से छोड़कर मैं बाहर आती हूँ। वहाँ गाड़ियाँ लगी थी, वहाँ पेमेंट थी, बस मैंने मुश्किल से मैं पेमेंट पे मैं पहुँची हूँ, और आई वॉज ऑलमोस्ट कोलैप्स। और मेरे किसी जूनियर सीनियर ने देखा, मेरी डॉक्टर मेरे साथ में थी, उन्होंने फटाफट मेरे हस्बैंड को बुलाया कि देखो मम्मी को क्या हुआ, मम्मी को क्या हुआ। तो अब क्योंकि मौलाना आज़ाद में थे हम लोग, तो LNJP हॉस्पिटल, वहीं हॉस्पिटल हमारे कॉलेज का तो अटैच ही है वहाँ से। तो वो फटाफट मेरे को सोचिए कैजुअल्टी लेके चले गए कि इमरजेंसी हो गई है। मतलब मैं तो, और मेरी तो बस, मेरे को सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप था, मुझे सिर्फ गुरुजी कर रही थी मैं, और मेरी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी और मुझे लग रहा था बस मैं अब गई। तो जब हम कैजुअल्टी में पहुँचे वहाँ पर, तो स्ट्रेचर पे डाल के मुझे जब ले जाया जा रहा था, तो बस मैंने अपने बच्चों को प्यार किया, हस्बैंड को देखा, और कि लाइक पता नहीं मैं, मतलब गुरुजी ने वैसे एक बार नहीं मतलब बहुत बार लाइफ दी है। तो गुरुजी बचाते हैं, बस उनको आप उस श्रद्धा से याद करो। तो जब मेरे को अंदर लेके जा रहे थे, तो मेरे को जब उस गुरुजी का से ध्यान आ रहा था, तो अंदर जैसे हस्बैंड मेरे जब तक गाड़ी पार कर रहे थे, तो इन बिटवीन वो फटाफट मेरे को जब अंदर लेके चले गए, तो वहाँ के अंदर वाले डॉक्टर कहते हैं कि अरे इनको तो हार्ट अटैक आया है, इनको तो हार्ट अटैक आया है, और फटाफट ये मेडिसिन दे दो, वो मेडिसिन दे दो। और वो मेरे को, क्योंकि मुझे तो कुछ होश ही नहीं था, बस मेरे को तो बस लग रहा था आई वाज जस्ट टोटली सिंकिंग, बस धीरे धीरे लग रहा था बस आई एम गोइंग। तो बच्चे मेरे रो रहे थे, मुझे आज भी याद है, बच्चे मेरे छोटे छोटे उस टाइम बहुत रो रहे थे, वो मम्मी को क्या हुआ, मम्मी ठीक हो जाओ, गुरुजी बचा लो, गुरुजी बचा लो। तो सच में याद आता है तो बहुत तकलीफ होती है कि कैसे, बट आपने बस इसमें कुछ कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने गुरु को याद रखना है। देखिए इस टाइम भी पीरियड ऐसा है, तकलीफ तो बहुत हो रही है, जबकि हमारा कोई जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, बट पेशेंस रखिए और पैनिक मत होइए। पैनिक की वजह से ज़्यादा वो प्रॉब्लम होती है। इसलिए मेरे को आज सत्संग ये याद भी आया, दिमाग में भी आया कि उस टाइम अगर हम वो पैनिक हो जाते, मेरे हस्बैंड भी पैनिक हो जाते कि जो करना है फटाफट करो, जो करना है करो, तो उन डॉक्टर्स ने क्या समझा कि मेरे को हार्ट अटैक आ गया है और शायद इनको फटाफट दवाई दो। बट मेरे हस्बैंड ने एकदम, क्योंकि डेफिनेटली वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने LNJP के अंदर बहुत साल काम किया, क्योंकि हमारा कॉलेज है, हमारा हॉस्पिटल है वो तो बस वो बाद के में सफदरजंग हॉस्पिटल में फिर ट्रांसफ़र हो गया था। बट इतने सालों तो हम लोग वहीं थे, मतलब जो बच्चे थे हम लोग, सोचिए 17-18 साल के थे हम लोग तब एडमिशन लिया था, तो हमें तो हमारा वो घर जैसा लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं नहीं नहीं, इनको हार्ट अटैक नहीं आया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ऐसा हुआ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था इनका।
मेरे हिसाब से ये हुआ, लेकिन डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, अरे आपको क्या पता। उन्होंने बताया कि भाई हम लोग यहाँ पर खुद डॉक्टर्स हैं और ऐसी बात नहीं है। मतलब खैर जो भी था, मेरे हस्बैंड ने फिर किसी को फ़ोन किया जो उनके अपने वहाँ पे कोई नॉन डॉक्टर्स थे, सब आ गए एकदम से। तो सबने कहा नहीं हार्ट अटैक तो नहीं लग रहा। तो सोचिए जब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में अगर मेरे हस्बैंड एकदम, अगर वो भी पैनिक हो जाते कि डॉक्टर्स पे छोड़ देते, या मतलब वो खुद पैनिक हो जाते, नहीं सोचते कि क्या हो रहा है, तो शायद वो मुझे वो जो उन्होंने हार्ट की दवाई देनी थी, जो भी वटेवर था, मैं उस कंडीशन में नहीं थी, लेकिन वो दवाई मिलने से हो सकता है कि मेरे को कुछ नुकसान हो जाता। खैर एनीवे, उन्होंने कहा शायद गैस्ट्रिक अटैक पड़ा है बट इट इज़ वेरी सिवियर, तो एक काम करते हैं, इनको जो भी पेंटोसिट का इंजेक्शन, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, मतलब डेफिनेटली बस वो दिया होगा उन्होंने, ज़रूर वो दिया। बट मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, थोड़ा सा पेन ज़रूर कम हुआ, बट ये था कि जो वो सिंकिंग चीज़ें थी वो शायद थोड़ा सा कम हुई थी, बट स्टिल आई वाज सिंकिंग। और धीरे धीरे बस मुझे लग रहा था बस मैं अब जा रही हूँ। मैंने अपने बच्चों को प्यार किया, फिर मुझे लगा अगर मेरे को कुछ हो गया तो मेरे पेरेंट्स से तो मैं बात कर लूँ। मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, कॉल करके उनको कुछ नहीं बताया मैंने कि मेरी ये कंडीशन है, बस ये था कि जो कुछ होगा उनको पता तो चल ही जाएगा, बट एटलीस्ट मैं अपने पेरेंट्स से बात कर लूँ। तो मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। फिर मेरी एक फ्रेंड है डॉक्टर शताब्दी, मैंने उसको कॉल किया। मैंने कहा कम से कम अपनी फ्रेंड से बात कर लूँ, उसकी आवाज़ ही सुन लूँ, फिर पता नहीं मतलब ऐसे करके। तो जब मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल किया रात को, तो उससे रहा नहीं गया। वो कहती है तू क्या बात कर रही है, तेरी इतनी बुरी हालत है, तूने पहले क्यों नहीं बताया। वो मुझे डांटने लगी बहुत ज़्यादा, और कहती है कि बस मैं तेरे से मिलने आ रही हूँ। उससे नहीं रहा गया संगत जी, और वो रात को 12-1 बजे, गुड़गांव रहती है वो, गुड़गांव से वो रात को 12-1 बजे मेरे से मिलने आई। जब तक वो मिलने आई तो बस शायद वो एक आस थी, वो मेरी फ्रेंड आ रही है मेरे से मिलने, तब तक मुझे सांस दे दो, तब तक मेरी सांसें रुक जाए, मतलब रुकी रहे, मतलब वो मतलब ना जाऊँ मैं मैं क्या बोल रही हूँ। तो उस टाइम मतलब डर लगता है कि अब भी सांस रुकती है, क्योंकि मैं संगत जी बिलीव में, मुझे था कि किसी भी पल मेरी सांस रुक सकती थी। मतलब उस टाइम ये हालत थी मेरी, और कोई दवाइयाँ असर नहीं कर रही। मेरे हस्बैंड भी बड़े इधर डॉक्टर से बात कर रहे हैं, उधर उधर बात कर रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि ऐसा कुछ, मतलब इनको आराम क्यों नहीं आ रहा डॉक्टर को, क्योंकि हमारे खुद डॉक्टर्स हैं और पता नहीं चल रहा है। तो मेरी जब फ्रेंड आती है तो उसने देखा कि मैं इमरजेंसी के अंदर हूँ और बहुत मतलब हालत ख़राब है, और सारे मेरे जूनियर सीनियर भी वहाँ बाहर खड़े हुए हैं, और मतलब तो खैर एनीवे वो आई और एकदम से मुझे कहती है तू मुँह खोल अपना। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो कहती तो खोल तो सही। उसने ना मेरे मुँह के अंदर थोड़ा सा कुछ डाला। तो वो जो डाला मेरे मुंह के अंदर, वो एक्चुअली गुरुजी ने कभी लोहड़ी कब जब लोहड़ी हुई थी किसी, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर किस ईयर की बात है, तो उसने तब से वो प्रसाद वो संभाल के रखा हुआ था। तो वो उसने प्रसाद, वो जब भी कहीं जाते थे वो थोड़ा सा हर किसी को मुंह में देना और फिर वो निकलते थे ऐसा। तो वो प्रसाद गुरुजी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद उसके पास पड़ा हुआ था। तो सोचिए उसको बस यही लगा कि इसको कोई आराम नहीं कर रहा, कुछ हो रहा, तो क्यों नहीं मैं इसको प्रसाद देकर आऊँ। तो सोचिए वो इतनी दूर से आई, वो शायद गुरुजी की मर्जी भी थी, मतलब कि जो भी रीज़न है, उसको ड्राइवर भी रात को मिल गया, उसका अपना ड्राइवर आ गया कि चलो चलते हैं कोई बात नहीं। तो वो जो गुरुजी का हाथ का दिया हुआ प्रसाद था वो उसने मेरे मुंह में डाला। और संगत जी बिलीव में कि जितनी दवाइयाँ जो मुझे असर नहीं कर रही थी, वो प्रसाद मुंह में जाते के साथ ही मुझे एकदम आराम आना शुरू हो गया। और वो इतना हो गया कि कहाँ, तो ऑब्वियसली मेरे बच्चों ने भी खाना नहीं खाया था, सब बाहर वेट कर रहे थे क्योंकि हमारा एलुमनाई का डिनर था। तो मतलब ये भी लग रहा था भाई कैसे वो पार्टी सेलिब्रेट करें, या ऑब्वियसली भाई मैं मतलब इस तरह से एडमिट हो गई हूँ तो क्या करें। वो सोचिए जब कि मुझे इतनी तेज़ मुझे भूख लगी वो प्रसाद खाने के बाद, फिर उन्होंने कहा कि ऐसा जो भी हमारा ये डिनर है, जो भी हमारी एलुमनाई की पार्टी है, वो अभी इमरजेंसी रूम में बनेगी। तो सोचिए फिर वहाँ से सारा खाना आया और वो खाना भी मैंने खाया और परफेक्टली ऑल राइट। तो सोचिए इतने से प्रसाद ने मेरे को कैसे ज़िंदगी दी। तो संगत जी यहाँ सिर्फ ये बताने का मेरा ये मतलब है कि लाइक कैसे, देखिए गुरु जी के हाथ का दिया हुआ प्रसाद था वो, लेकिन उनका वो जो प्रसाद था, इसीलिए जो हम लंगर प्रसाद बनाते हैं, जो भी कुछ खाते हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर उसको पूरा खाइए, क्योंकि लंगर प्रसाद के अंदर बहुत बहुत कहते हैं ना उनकी रहमत है, उन्होंने बहुत ब्लेसिंग्स दे रखी हैं अपने लंगर प्रसाद में। तो ऐसे ही, लेकिन ठीक है ये एक चीज़ हुई, गुरुजी ने बचा लिया। लेकिन वही होता है ना कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ की जब कुछ ऐसी तकलीफ होती है, सीवियरिटी जब होती है, तो वो कहीं ना कहीं का इंडिकेशन होता है। कहते हैं हमारी बॉडी जो है ना वो ज़रूर इंडिकेट करती है कि अब आपको तकलीफ होने वाली है। इसीलिए मैं अभी भी कह रही हूँ, बीइंग अ डॉक्टर भी मैं ये एडवाइस दे रही हूँ, और वैसे भी बता रही हूँ मैं आपको कि अगर आपके शरीर में कहीं भी कुछ भी ऐसी चीज़ होती है तो प्लीज़ डोंट इग्नोर कि हमने मेडिसिन खा लिया, हमने ये खा लिया, प्लीज़ कंसल्ट योर डॉक्टर। तो वही हुआ कि उस टाइम ठीक है, मुझे लगा मैं ठीक हो गई हूँ।
फिर डॉक्टर से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप शायद ना बच्चों के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना बेटे का बहुत प्रॉब्लम रही बचपन में उसके, तो मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी उसकी पढ़ाई के ऊपर, क्योंकि मुझे लगता था एक तो मेरा बेटा बिल्कुल इतना सब कुछ उसको आता है और फिर भी वो मतलब स्कूल में इतना इसका मतलब क्यों उसको इतना टीचर्स ऐसे बोलते हैं, जो वट है वो जो भी इसकी प्रॉब्लम थी मैं देखती हूँ अगर वो शेयर कर पाई आज तो लेकिन मेरी प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। तो डॉक्टर्स का ये होता था कि नहीं नहीं टेंशन है कोई बात नहीं, आप रिलैक्स करो, आप ये करो और आप पेंटोसिड खा लो, ऐसे कर लो। तो आई थिंक ये भी सब चलता रहा। उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते प्रॉब्लम मेरी अब काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी और मेरे को इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई थी कि मैंने अगर पानी भी पीना ना तो मेरे को हॉस्पिटल भागना पड़ता था। एटलीस्ट 5 इंजेक्शन जब तक नहीं लगते थे मुझको तब तक मुझे आराम नहीं आता था। एमरजेंसी में लेकर जाना पड़ रहा है, फिर वो कई बार ड्रिप भी चढ़ रही है, मतलब इतनी कंडीशन ख़राब हो गई थी। फिर एक दिन ये हुआ कि लाइक इतना ज़्यादा क्यों प्रॉब्लम है, तो किसी डॉक्टर ने कहा भाई एक बार आप दोबारा अल्ट्रासाउंड करा के देख लो कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड कराया वहाँ पर तो देखा तो मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन्स थे। तो स्टोन्स आ गए तो मन बड़ा ख़राब हुआ, तो कि भाई ऐसे कैसे हो गया, मैं तो इतना मतलब अपना ध्यान रखती हूँ हर चीज़ का है, लेकिन फिर भी चलो स्ट्रेस से भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने ठीक है, लेकिन उसके साथ मेरी एक नई प्रॉब्लम निकल कर आई कि जो मेरी कॉमन बाइल डक्ट है वो थोड़ा सा डायलेटेड थी और आगे से सिकुड़ गई थी, स्ट्रिक्चर जिसे कहते हैं। तो जब ये चीज़ निकली तो डॉक्टर्स ने कहा भाई ये हमें समझ नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ है और इसके पीछे क्या चीज़ है। तो जो इसके पीछे जो कॉलेडोकल सिस्ट होती है वो आपका बाय बर्थ है या बाद में हुआ, वो समझ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इनको ये लग रहा था कि लाइक इनको तो पहले से बहुत ज़्यादा मतलब अल्ट्रासाउंड मैंने कराए थे पहले तो कभी दिखी नहीं ऐसा, ये अब क्यों दिख रही है, अगर बाय बर्थ होती तो पहले दिखनी चाहिए थी। बट किसी डॉक्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तो जब हम लोग वहाँ से, मैं बहुत रोई, मैंने कहा गुरुजी इतने डॉक्टर्स को दिखा लिया, इतना सब कुछ करा लिया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो वहाँ पर हम लोग जब ILBS गए वहाँ भी डॉक्टर्स को कुछ समझ नहीं आया, डायग्नोसिस बनते जा रहे हैं, ये टेस्ट कराओ, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। और उसके बाद ना मैंने कहा अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा कि एक काम करो, मैं बहुत थक गई हूँ, मतलब इस डॉक्टर से बात कर रहे हो आप, इधर से बात करो, इतना कुछ हो रहा है, हम ना एम्पायर स्टेट चलते हैं। तो एम्पायर स्टेट क्योंकि गुरुजी के जाने के बाद उस तरह रेगुलर नहीं खुलता था और बीच में सिर्फ मंडे खुलना शुरू हुआ था, तो मंडे नहीं था उस दिन। तो मैंने कहा कोई नहीं, अगर नहीं ओपन होगा तो कोई बात नहीं, हम लोग माथा टेक के आ जाएंगे बाहर से। लेकिन मेरा बहुत मन था कि गुरुजी प्लीज़ मुझे आप आंसर करो, और मैं अगर वहाँ माथा टेक पाई तो मैं समझ जाऊँगी कि आप मेरे साथ में हो, तो मुझे प्लीज़ मतलब एम्पायर स्टेट में अंदर जाने का मौका मिल जाए। और प्लस ना मेरे को ना कुछ एक मिठाई खाने का बड़ा मन कर रहा था, लेकिन मैं खा नहीं सकती थी क्योंकि डॉक्टर्स ने मना कर रखा था मुझे कुछ भी खाने के लिए। और ये था कि मतलब मैंने बताया ना पानी ही पीती थी तो मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी और मेरी हालत ख़राब हो जाया करती थी। तो हुआ ये कि जब मैं एम्पायर स्टेट पहुँचे हम लोग, तो वहाँ पे बाहर अम्मा जी खड़ी थी। अब गुरुजी की मर्जी ना कि अचानक आपको कौन मिल जाता है, तो वो मुझे पहचानते थे। तो अब लोग जब अंदर गए तो उन्होंने कहा अच्छा आप अंदर आ जाओ। तो मैं रो रही थी, मतलब आंखों में आंसू थे मेरे। तो उन्होंने कहा क्या हो गया, तो मैंने कहा अम्मा जी ऐसे ऐसे बात हो गई है और मैं बहुत मेरा मन ख़राब है, अगर दर्शन हो जाएं। तो वो कहती हैं अरे हाँ, उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और मतलब अम्पायर में अंदर बुला लिया। तो सोचिए मैं और मेरे हस्बैंड, कोई और नहीं था। वो अम्पायर सीट में उस तरह से मतलब लगा कि जैसे गुरुजी साक्षात वहाँ बैठे हैं। और मैं बहुत रोई गुरुजी के आगे। मैंने कहा गुरुजी सच में आप होते ना तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होनी थी, बट आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, मतलब आप क्यों चले गए, मतलब बड़ा मैंने गुरुजी से शिकायतें लगा रही हूँ, गुरुजी आप क्यों चले गए, आप क्यों नहीं हो। क्योंकि मुझे हमने बहुत आदत थी उस सिंहासन पे गुरुजी को बैठकर देखने की, वहाँ बैठने की। गुरुजी के वो जो गुरुजी कभी तिरछी नज़रों से देखते थे, कभी कुछ बोलते थे, कभी हंस पड़ते थे, कभी मुस्कुराते थे, कभी कुछ कुछ कह देते थे। और तो वो सब मेरे को बड़ा याद आ रहा था और मैं बहुत रोती जा रही थी उस गुरुजी के उसमें कि गुरुजी ये मतलब कितना अच्छा आनंद आता था हम लोगों जब यहाँ आया करते थे। गुरुजी कैसे, मतलब अब कैसे करूँगी मैं, मेरी ज़िंदगी कैसे चलेगी आपके बिना। तो मैंने वहाँ पर खैर इतनी देर में आई थी, उन्होंने हमें चाय प्रसाद दिया। और वो जो जैसे मेरा मन था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा कि एक कोई मिठाई खाने का बड़ा मन कर रहा था उस टाइम, लेकिन खा नहीं सकती थी। तो आप सोचिए कि किसी ने एकदम से उस टाइम कहा कि एक ना बाहर मिठाई का कोई डब्बा आया, देखो संगत को दे दो। संगत जी बिलीव मी, जो मेरे मन में मिठाई खाने की इच्छा थी वो कोई डिब्बा, मिठाई का डिब्बा बाहर छोड़ के गया जो उन्होंने हमें दिया। तो कितना शुक्राना गुरुजी का, कैसे सुनते हैं, क्योंकि वो मैंने वहाँ खाया,
और संगत जी बिलीव मी, जहाँ मैं पानी नहीं पी सकती थी वहाँ मैंने चाय प्रसाद लिया, मिठाई खाई और मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मुझे पता चल गया था कि मेरे गुरुजी ने कहीं ना कहीं मुझे क्योर करना शुरू कर दिया है और मुझे अब राइट कहते हैं ना डॉक्टर्स मिल जाएंगे या राइट वो मिल जाएगी। अच्छा देखो कैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ये ना मुझे एक लाइट ऑफ डिविनिटी में आज एक चैप्टर रीड करना है। तो ये चीज़ मुझे वहाँ से याद आई। एक बार क्या हुआ था कि हम लोग जालंधर गए थे डुगरी मंदिर गुरुजी के। तो जब मेरे को वहाँ पता चला ना, तो रमा भायल आंटी हैं, तो उनके घर हम लोग रुके थे। तो उन्होंने कहा कि आंटी वैसे तो इस टाइम जालंधर मंदिर नहीं खुलता, बट कहते हैं ना जब उनकी मेहर हो तो सब आपके दरवाजे बुए सब खुल जाते हैं। तो वही बात थी। तो उन्होंने कहा, तो रमा आंटी कहती है चलो मैं उनसे ना रिक्वेस्ट कर लेती हूँ सुदामा अंकल से, अगर वो आपको मतलब आने दे। बट गुरुजी की मर्जी, उनकी कृपा। उन्होंने कहा ठीक है आंटी आप संगत को ले आओ। तो जब मैं वहाँ पे गए जालंधर मंदिर में, तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि मैंने गुरुजी के बारे में तो सुन रखा था तब तक, क्योंकि पहले तो ऐसे सत्संग नहीं होते थे। तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, और गुरुजी के सामने भी हम लोग कभी बात नहीं करते थे। हाँ, गुरुजी ने अगर किसी से सत्संग सुनवाना है तो वो खड़े होकर सुनवा दिया करते थे। तो वो भी मैं बहुत सुन नहीं पाती थी, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे थे, तो हम लोगों को फर्स्ट फ्लोर पे भेज दिया जाता था। और नीचे बस एक बार मुझे डॉक्टर MP सिंह अंकल हैं, खाली उनका सुनने का बस मौका मिला था। बट ऊपर तक आवाज़ फर्स्ट फ्लोर तक नहीं जाती थी, तो मैं सुन नहीं पाती थी। ऑल तो होता तो यही था। और बच्चे क्योंकि छोटे होते थे, वो बहुत आपस में शैतानियाँ बहुत कर रहे होते थे, एक दूसरे से लड़ रहे होते थे वहाँ पर भी। तो मेरी काफ़ी सारी चीज़ें मिस हो जाती थी बच्चों को संभालने के चक्कर में। तो मैं जब लेकिन जब गुरुजी ने चोला छोड़ा ना, तो उस टाइम मुझे पता चला, जैसे हम बड़े मंदिर जाते थे, कोई सत्संग शेयर कर रहा है, कुछ कर रहा है, फिर हम अपनी बातें शेयर करते थे वहाँ पर। तो मैंने सुन रखा था कि जालंधर मंदिर में गुरुजी ने एक रूम बनाया हुआ है जिसको कहते हैं कि ऑपरेशन रूम। तो वो ना मेरा बड़ा मन था कि गुरुजी ने ऑपरेशन रूम कैसे बना रखा है। तो वो ये था ऑपरेशन रूम के अंदर कि गुरुजी वहाँ पर एक बेड लगा हुआ है, छोटा सा रूम है, और उस पर जो मैंने सुना था पहले कि उस बेड पर गुरुजी मतलब जो भी कंसर्न जिसको भी प्रॉब्लम होती थी उसको लिटाते थे, उसके पेट के ऊपर पान के पत्ते रखते थे या वॉट जो गुरुजी ने जो भी उस ऑपरेशन टेबल पे जो करना होता था, बेसिकली ऑपरेशन टेबल ही बोलूँगी मैं तो वो एक ऑपरेशन रूम इसलिए बोला जाता था। तो वहाँ पे गुरुजी का झूला, गुरुजी के बेडरूम में हम लोग गए, गुरुजी का वो सब देखा, जबकि अलाउ नहीं था, बट गुरुजी की महाराज की कृपा, और हमने सारा मंदिर देखा। तो संकट जी जो ये ऑपरेशन रूम था ना गुरुजी का, ये ना मेरे मन में ना बार बार मैं इसको देख रही थी ऐसे झांक झांक के, कि ऑपरेशन रूम के अंदर क्या होगा, ऑपरेशन रूम के अंदर क्या होगा। तो मैं जाऊँ क्या, लेकिन वही था कि डर भी लगता है कि डर इन द सेंस कि देखिए बिना इजाज़त के ऐसे नहीं जाना चाहिए ना। अगर हम रमा आंटी के साथ गए हैं, वो हमें लेके गई हैं, तो जितना हमें वो बिठा रहे हैं, जितना हमें पूछ रहे हैं, वही बहुत है। बट संगत जी मेरे दिमाग में ना बस वो ऑपरेशन रूम पता नहीं क्यों घूम रहा था। वो कहते हैं ना कि जब भगवान ने आपको ठीक करना होता है या कुछ करना होता है। मैं ये जो लाइट ऑफ डिविनिटी में जो चैप्टर मैं पढ़ रही हूँ, जोगा आंटी का या उनका किसी का, हाँ जी उन्हीं का शायद, तो उससे मुझे ये चीज़ याद है कि ये चीज़ मेरे साथ भी ऐसे हुई थी। तो उसमें मतलब जो गुरुजी ने क्या क्या किया था उनका, कि उनके फादर को शायद ना वो रूम में लेके गए थे और लिटा दिए और पान के पत्ते लगा दिए। तो देवर वंडरिंग कि भाई वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनको क्या प्रॉब्लम है। तो जब लेकिन उन्होंने टेस्ट करवाया तो उनकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम निकल आई उनको। तो खैर मेरे को उस टाइम बस दिमाग में बस ये वाली बात थी कि शायद ना गुरुजी अब ऑपरेशन रूम में उनको भी ले जाते हैं। गुरुजी को तो पता है कि किसको बाद में प्रॉब्लम आने वाली है, किसको क्या है, तो उसको शायद वो पहले ठीक कर दें। तो यही कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे उस वक्त भी ये दिमाग में सब चल रहा था, गुरुजी का ऑपरेशन रूम। तो मैंने क्या किया, जो वो ऑपरेशन रूम था मैं वहाँ चुपचाप चली गई अंदर, और वो जो बेड है जहाँ गुरुजी ऑपरेशन लोग करते थे, पान के पत्ते लगा रहे थे, और संगत जी मैं वहाँ लेट गई। और संगत जी पता नहीं मेरे क्या दिमाग में आया, मैंने अपना जो सूट था वो ऊपर किया, पेट को मतलब ओपन किया, और मैं भूल जाती हूँ पता नहीं कैसे आज याद आया वो कल सत्संग पढ़ते हुए, और मैंने अपना पेट ऐसे ओपन किया, मतलब शर्ट ऊपर करके, और मैंने कहा गुरुजी अगर कोई दिक्कत हो, कुछ हो, ऐसा कुछ हो, क्योंकि मैं बताया ना 2008 में, क्योंकि ये शायद 2000 मेरे ख्याल से 8 या 9 की बात है जब हम लोग गए थे, एक्चुअली मेरे को याद नहीं आ रहा। तो खैर जब भी की बात है, तो मैंने ना कहा, मैंने कहा गुरुजी जो भी मेरे पेट में दिक्कत हो, कुछ भी हो, सोचिए मुझे कुछ नहीं पता कि मेरी क्या कंडीशन आने वाली है, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पता नहीं क्या दिमाग में आया, और मैंने गुरुजी से वहीं प्रे किया। मैंने कहा गुरुजी मेरा जो भी ऑपरेशन करना हो ना आप कर देना, जो भी चीज़ें ठीक करनी हो आप कर देना, प्लीज़ मेरे को आप मेरा ख्याल रखना बस आप। तो सोचिए वो मैंने ऐसे किया,
और मैं अपना उस ऑपरेशन रूम से निकल कर आ गई। फिर मेरे को दिमाग में आया मैंने क्यों किया, मतलब क्या रीज़न था। मैं कहा चलो गुरुजी ने करवा लिया, मैं तो भाई जो भी था गुरुजी की ऑपरेशन रूम के अंदर से मैं होकर आ गई हूँ, और जो वो बेड था जहाँ गुरुजी ऐसा करते थे, मैं वहाँ लेट कर आ गई। तो अच्छा अब देखिए, कहते हैं ना गुरुजी महाराज आपकी हर चीज़, मतलब कुछ ना कुछ रीज़न होता है हर चीज़ के पीछे। तो ठीक है, वो टाइम निकल गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद जब मैं आपको ये वाली बात बता रही हूँ, जब मैं बीमार पड़ना शुरू हुई, तो अब मैं बहुत थक हार गई थी। ये बात मैं भूल चुकी थी कि मैं वहाँ पर ऑपरेशन, उसमें गुरुजी के ऑपरेशन रूम में मैं लेटी थी, या मैंने ऐसा किया था, मुझे कुछ भी मतलब मैं भूल गई थी एक्चुअली। तो जब मैं बताया कि एम्पायर स्टेट से हम लोग आए, और मैंने बहुत कहा, मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब आप कुछ करो। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि नीलम, अब ना एक डॉक्टर का मुझे और पता चला है, एक्शन बालाजी में एक डॉक्टर है, तो तेरे को ना मैं वहाँ और मिलवा लेता हूँ। तो मैंने कहा हो वन मोर डॉक्टर, मैंने कहा नॉट नॉट अगेन। तो हस्बैंड ने कहा नीलम देख, डायग्नोस तो करना है ना हमें, तो प्लीज़ डायग्नोस चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो मैं ना संगत जी बहुत उससे ना थक हार के, बट कहीं ना एक दिमाग में चीज़ें थी कि नहीं, गुरु जी ने एम्पायर स्टेट बुलाया है, ब्लेस किया है, चाय प्रसाद खिला दी है, मिठाई खिला दी है, तो कुछ ना कुछ तो कहीं वो मिलेगा। बट फिर भी मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा। तो जब हम लोग एक्शन बालाजी पहुँचे, तो डॉक्टर के रूम में जब हम लोग जा रहे थे, तो डॉक्टर वहाँ पे ना उनके सामने मेरी पूरी फाइल खोल दी गई। पूरी फाइल जब खोली थी तो इतनी मोटी मेरी फाइल बनी हुई थी, और मुझे बस यही लग रहा था, मैंने कहा गुरुजी, और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस मैं सुनती, हाँ 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 ठीक है डॉक्टर साहब, ओके ओके ओके। और आंखों में मेरे आंसू हैं कि गुरुजी, मतलब अब आप आओगे कि नहीं आओगे, मतलब आप मुझे बताओगे कि आपकी प्रेजेंस है, मुझे बताओ, आप हो आप हो। बस मैं गुरुजी से अरदास लगा के कर रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ आप आ जाओ, प्लीज़ आप आ जाओ, प्लीज़ आप आ जाओ। तो देखिए संगत जी, गुरुजी आपके अंग संग हैं, कैसे वो बताते हैं। तो डॉक्टर ने जब अपना जो अपना प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, वो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर आप एक काम करो, एक डॉक्टर से और मिल लो। मैंने कहा ओ माय गॉड, एक डॉक्टर से और मिलना पड़ेगा, मतलब यहाँ भी हमें राइट ट्रीटमेंट नहीं मिला। और मैं कह रही हूँ गुरुजी प्लीज़ आ जाओ, कहाँ हो आप, कहाँ हो। तभी संगत जी वो जो डॉक्टर हैं एकदम स्टैंप लगाते हैं मेरे पेपर्स के ऊपर, क्योंकि वो तो लगाना था, उन्होंने साइन किए और उन्होंने स्टैंप लगाई। तो जैसे ही वो स्टैंप लगाई, तो देखा, आप बिलीव में संगत जी कि वो जो स्टैंप थी, वो जो नाम था वो गुरुजी का ही नाम था। सोचिए कि कैन यू इमेजिन कि मैं कह रही हूँ गुरुजी अब आप आ जाओ, अब आप आ जाओ, तो वो जो स्टैंप लगी, वो गुरुजी के नाम की स्टैंप थी। तो गुरुजी ने मुझे बता दिया, देख मैं तेरे साथ ही हूँ। तो कितनी, मतलब मैं बड़ी खुश हो गई इस बात से। मुझे नहीं पता वो प्रिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, बस मैं वो बार बार वो नाम पढ़े जा रही हूँ, क्योंकि उस डॉक्टर का नाम वही नाम था जो हमारे गुरुजी का नाम है। तो गुरुजी कैसे आंसर करते हैं, कितने मतलब प्यार से उन्होंने आंसर कर दिया कि देख तेरे जो फाइल बनी है उस पर मेरा नाम आ चुका है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका कि कैसे आपने मुझे इस चीज़ को रियलाइज़ करवाया। उसके बाद जब मैं डॉक्टर चौबे के पास गई, तो जब मैंने उस टाइम ना हमारा घर बनना शुरू हो गया था गुड़गांव के अंदर। तो हस्बैंड ने काम कंस्ट्रक्शन रुकवा दी थी कि नीलम तेरी हेल्थ पहले है, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि पता नहीं कितना खर्चा आएगा, कि जब हम लोग उसको ऑपरेट कराएंगे या कुछ होगा तो पता नहीं कितना खर्चा आ जाएगा। तो उन्होंने काम रुकवा दिया था। तो हम लोगों को ना वहाँ पे पत्थर लगवाना था अपने घर पर। तो मैंने कहा, मेरे हस्बैंड कहते हैं ना एक काम करते हैं, पत्थर तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, मार्बल, तो हम ना टाइल्स लगवा लेते हैं, क्योंकि अभी तो वहाँ हमें रहना नहीं है, तो एक काम करते टाइल्स लगवा लेते हैं। तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था टाइल्स लगवाने का, भी इतने बड़े घर में फिर टाइल्स लगवाओगे, फिर तोड़वाओगे, फिर मार्बल लगवाओगे, तो मार्बल लगवा लो, एक बार में लगवा लो। तो मेरे हस्बैंड मान नहीं रहे थे। तो ठीक है, ये हमारे बीच में आपस में बात चल रही थी। फिर रात को जब मैं सोई रात को, तो मैं ड्रीम में क्या देखती हूँ, मैं गुरुजी से कहती हूँ, मैंने कहा गुरुजी क्यों मेरी प्रॉब्लम हो गई, क्यों इतनी प्रॉब्लम हो गई है, उधर घर भी बन रहा है, मतलब क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपने क्लिनिक नहीं जा पा रही थी, तो वो बजट भी गड़बड़ हो चुका था। तो मेरे को रात को ड्रीम आता है कि गुरुजी ने एक जगह कहीं बैठे हुए हैं, एक सीढ़ियाँ चढ़ के बैठे हुए हैं, और मेरे को कहते हैं तुम मार्बल लगवाई, मार्बल। तो मैं कहती हूँ, मतलब मैं सोच रही हूँ गुरुजी से मैं अपनी प्रॉब्लम के लिए आई हूँ गुरुजी के पास ड्रीम में, और गुरुजी मुझे कहते हैं भाई मार्बल लगवाई। और मतलब मन में सोच रही हूँ कि भाई मार्बल, मतलब घर पे मार्बल लगेगा। तो खैर मैं सुबह उठी, तो मैंने कहा गुरुजी मुझे आपने कुछ आंसर नहीं किया है, और घर की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी कि मार्बल लगवाना है, और मुझे कुछ आपने नहीं बताया कि लाइक मेरे जो पेट में जो स्टोन्स पड़े उसका क्या। आप घर के स्टोन्स की तो बात आप कर रहे हो, बट वो कहते हैं ना गुरुजी तो सब जानते हो, और आपको मतलब हर पल आपको गाइड करते हैं। तो जब मैं वहाँ डॉक्टर के वहाँ पहुँची, जब डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया, तो संगत जी आप मानोगे
कि जहाँ मेरे को रात को वो ड्रीम दिखाई दिया था कि छोटा सा मतलब कमरा है, वो सीढ़ियाँ जा रही हैं, मैंने उस क्लिनिक पर मैं कभी भी नहीं गई थी, कभी नहीं गई थी मैं। लेकिन जब वो जो जगह थी, वो जो क्लिनिक था, मुझे एक दिन पहले गुरुजी ने ड्रीम में दिखा दिया था। और जब मैंने वो देखा कि ये सीढ़ियाँ, मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ मैं कभी नहीं आई, ये सब क्या है। और संगत जी, मुझे लगा कि बस मैं अब राइट हाथों में हूँ, जो राइट डॉक्टर मुझे मिल गए हैं और मैं सही जगह पहुँची हूँ। क्योंकि देखिए वो एक दिन पहले मुझे सब वो क्लिनिक मुझे दिखाई दे गया था। उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास मिलने गई, तो डॉक्टर मुझे कहते हैं कि देखिए गॉल ब्लैडर तो मैं आपका निकाल दूंगा, लेकिन जो ये कॉमन बाइल डक्ट वाली आपकी प्रॉब्लम है, ये थोड़ी टेढ़ी चीज़ है, इसके लिए आपको एक डॉक्टर के पास और जाना पड़ेगा। अब सोचिए कितनी बड़ी बात है। मैंने कहा गुरुजी, मतलब मन में सोचा आप तो मेरे को दिख भी गए थे, आपने सही जगह भी पहुंचा दिया, बट अगेन वन मोर डॉक्टर। और उन्होंने कहा हाँ, गंगाराम में एक डॉक्टर है, तो आप उनके पास जाओ, वो आपको बताएंगे क्या करना है उसका। क्योंकि संगत जी, जो मेरे को प्रॉब्लम है, इनफैक्ट अभी भी है, मैं इसलिए है बोला मैंने, कि वो जो कॉमन बाइल डक्ट है मेरी, उसके अंदर डॉक्टर्स ने ये कहा था कि उसका ऑपरेट करा के तो जो कॉमन बाइल डक्ट हट जाएगी, तो उसका जो एक सिरा होगा वो डायरेक्ट हमारा इंटेस्टाइन से, सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ, उसे जोड़ देंगे। और इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग एक्चुअली। उसके अंदर कुछ मतलब मोर्टेलिटी भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग इट कैन बी फेटल ऑल्सो। तो सोचिए ये डर था, क्योंकि किसी डॉक्टर ने हमें ये कह दिया था कि इनका ये ऑपरेशन करवाने में इतना ही फ़र्क है जितना कि लाइक एक सड़क क्रॉस करने में। तो सड़क क्रॉस करने में तो कुछ भी हो सकता है, आप सीधे आराम से क्रॉस भी कर सकते हो और कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह से मैं बहुत डर गई थी। तो जब हमने डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर गंगाराम में गए, तो फिर मेरी वही डॉक्टर के सामने फिर फाइल्स खुली हुई है मेरी। मैंने कहा हो, मेरी फिर फाइल खुल गई, गुरुजी आपका तो नाम आ गया था। फिर मैं सही डॉक्टर के पास क्यों नहीं पहुंची। और मतलब डॉक्टर के पास तो पहुंच गई, लेकिन एक डॉक्टर ने क्यों नहीं इलाज किया। क्योंकि मैंने डॉक्टर को यही कहा, मैंने कहा डॉक्टर साहब प्लीज़ अंडर वन लाइफ ओनली, आपने जो करना है कर दो। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो गॉल ब्लैडर निकालूंगा, वो दूसरा ऑपरेशन हम बाद में सोचेंगे। मैं कहा डॉक्टर साहब जो करना है प्लीज़ आप एक बार कर दो, जितने टाइम हॉस्पिटल में रखना है आप, मैं रह लूँगी, बट मैं 2 बार ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, जो करना है। आपने कहा एक बार डॉक्टर से मिल तो लो आप जाके। तो जब उन्होंने कहा कि डॉक्टर से मिल लो जाके, और हम उस डॉक्टर के पास पहुँचे, और फिर वही मेरी फाइल खुली हुई है डॉक्टर के सामने, और मैं कह रही हूँ गुरुजी क्या करते हो आप, मतलब एक ही डॉक्टर सब कुछ करवा देते। बट वो कहते हैं ना कि जब उनका जो काम करने का तरीका है ना गुरुजी का, बिल्कुल अलग है। या वो मुझे बताना चाहते थे, और उस बात से मुझे उस दिन रियलाइज़ हुआ कि हमारे जो गुरुजी हैं वो भगवान शिव हैं, महाशिव हैं इनफैक्ट। तो देखिए जब वो डॉक्टर मुझे बता रहे थे और जो प्रिस्क्रिप्शन लिख रहे थे, और उन्होंने मेरा सारा देखा, तो पहले कहते हैं, तो पहले तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और दूसरा कि ये जो आपकी CBD है, ये जिसका मेगा CBD, बहुत रेयर लोगों में आपको चीज़ें होती हैं। तो आज भी संगत जी मेरे इसमें बड़ी रेयर सी चीज़ पड़ी हुई है, बट मैंने उसका दोबारा ऑपरेट नहीं कराया। डॉक्टर ने मना कर दिया था, जब कुछ प्रॉब्लम होगी तब देखेंगे। आज भी मैंने गुरु महाराज के पास ऊपर छोड़ा हुआ है। तो अगर वैसे कुछ देखे तो सोचिए मैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम लेके रह रही हूँ, बट वो प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं गुरुजी ने इसमें क्या मेरे को, मैं उनकी हर चीज़ की ब्लेसिंग्स है। तो अब जैसे वो डॉक्टर स्टैंप लगाते हैं, हालांकि नाम हमें पता है, मतलब जैसे उन्होंने नाम बताया, और देखिए जिस डॉक्टर के पास मैं पहुंची हूँ, और जो सेकंड स्टैंप मेरे पेपर्स पे लगती है, देखिए एक जगह गुरुजी का नाम है, आपको सबको नॉर्मली पता ही होगा, और मैं नाम नहीं लेती गुरुजी का, और दूसरी स्टैंप जो लगती है वो लगती है डॉक्टर नंदी की। तो कैन यू इमेजिन कि एक हमारे भगवान शिव का नाम और दूसरा स्टैम्प डॉक्टर नंदी। तो भगवान शिव और नंदी जी तो आपको पता है अलग हो ही नहीं सकते, और जहाँ ये दोनों होते हैं वहाँ विपदा आने पर भी नहीं आ सकती। तो वो कैसी कृपा बताते हैं। अब कैन यू इमेजिन, मतलब मैं हैरान हो गई। डॉक्टर का नाम डॉक्टर नंदी इज अ वेरी अनकॉमन नेम, नॉर्मली लोगों का नाम नहीं होता ऐसे। मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना था, और इसके बाद भी कभी नहीं सुना, सोचिए। तो जब वो नाम आया ना, देखो जस्ट गेटिंग का गूज बम्स, बताते हुए कि उस टाइम मेरी यही हालत थी। मैंने कहा वाओ, कि गुरुजी अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, आप मुझे ठीक कर दोगे। और संगत जी फिर मेरा ऑपरेशन हुआ। तो वो डॉक्टर जो भी थे उस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल में थे वो, तो उन्होंने कहा कि आपका जो CGHS जो पैनल है वो तो इसमें हम आपका करते ही नहीं है, तो आप ये थोड़ा एमरजेंसी दिखा देना, एमरजेंसी दिखा दोगे तो हम लोग इसको वो कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे तो आपको मुश्किल हो जाएगी। अब जैसे संगत जी मैंने बताया ना कि जैसे गुरुजी ने कहा था कि मार्बल लगवाना है, और हमारा घर भी बन रहा था, तो हम लोग फाइनेंशियली बहुत टाइट हो गए थे, बहुत हमारे पैसे नहीं थे। और क्योंकि गुरु महाराज जी का हुक्म था कि मार्बल लगवाना है,
तो मैंने कहा कि देखो मार्बल को मत रोको, क्योंकि गुरुजी ने बोला तो मार्बल तो लगेगा ही। तो सोचिए मेरे हस्बैंड किशनगढ़ गए, वहाँ से मार्बल लेकर आए, और क्योंकि 10,000 स्क्वायर फीट मार्बल चाहिए था, सोचिए कितना मतलब काफ़ी ज़्यादा चाहिए था और बहुत पैसे भी चाहिए थे उसके लिए। बट समहाउ पैसे हमारे पास कम पड़ गए। तो सोचिए जो कौन पैसे कम करता है, आप वो भी राजस्थान में जाके, किशनगढ़ में जाके, कितनी दूर जाके। और हस्बैंड ने कहा कि गुरुजी मैं आपके उसमें इसको छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते थे कि पता नहीं कब इसको तकलीफ हो जाए, कब इसको हॉस्पिटल लेके भागना पड़े मुझे। बट क्योंकि गुरुजी महाराज जी ने कहा था कि मार्बल लगवाना है, तो लेने गए। वहाँ हमारे पास पैसे कम पड़ गए और उन्होंने कहा नीलम कि फटाफट बैंक से ये पूरा वो ट्रांसफ़र कर दो, और मुझसे वो ट्रांसफ़र हो नहीं पा रहा था। और मैंने उनको बोला कि देखो, और मैंने कहा प्लीज़ मेरे से नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा नीलम कोशिश करो, बड़ा मुश्किल है, मैं इतनी दूर आया हूँ, ये थोड़ी कि बार बार पैसे देने में दोबारा आऊँगा यहाँ पे और ये मेरे को मार्बल भी नहीं देंगे। तो मैं और संगत जी, मुझे जरा उससे भी स्ट्रेस होता था ना, मेरी तबीयत बिगड़नी शुरू हो जाती थी। बस मैंने अपने हस्बैंड को इतना बोला, मैं कहती हूँ मेरी फिर तबीयत ऐसी हो जाएगी, आप प्लीज़ किसी और से ट्रांसफ़र करवा लो, मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो हस्बैंड फिर डर गए कि नहीं नहीं अच्छा तू मत कर, कुछ मत करो, मैं मैनेज करता हूँ, कहीं से कुछ करता हूँ। अब वो पता नहीं वो मार्बल वाले को क्या हुआ, उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, आप मार्बल ले जाओ, जो पैसे आप बाद में भिजवा देना। कौन करता है संगत जी? गुरु महाराज की कृपा के सिवा कोई नहीं आपको इस तरह से कर सकता। तो वो जो था मार्बल देखिए ऐसे आया, और वो जब वो पहुंच गया यहाँ पर, क्योंकि पेमेंट पहले ही हो जाती है, उसने बाद में कहा कि डॉक्टर साहब बाद में भिजवा देना। तो अच्छा उसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे पैसों का प्रॉब्लम बता रही थी, तो अब ये था कि जब तक हमारा ये सब प्रोसेस चल रहा था, यानी पेपर्स बनवाने हैं, जो रेफ़र करवाना है हॉस्पिटल से, वो सब चीज़ें थी। इन बिटवीन क्या हुआ, डॉक्टर चौबे जो हैं उसमें शिफ्ट हो जाते हैं मैक्स हॉस्पिटल साकेत में। अब हमें लगा कि अरे वो तो मैक्स में चले गए, हम तो गंगाराम में आ रहे थे, अब कैसे होगा। और प्लस उन्होंने जैसे कहा था कि इमरजेंसी दिखा देना, तो मेरे हस्बैंड का ये बड़ा, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन, वो कहते हैं नीलम नहीं, ऐसे बीमारी का ऐसे मतलब बना के कि दर्द हो नहीं रहा और मैं को दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, इमरजेंसी बना के, दिस इज़ वेरी रॉन्ग एक्चुअली। तो मुझसे तो ऐसा नहीं होगा, मतलब ठीक है कुछ पैसे खर्च हो जाएं, बट आई थिंक किसी इंसान को सच्चा इंसान होना चाहिए, ऐसे ऐसे झूठ बोल के नहीं जाना। तो जो भी है मेरे हस्बैंड का अपना थिंकिंग है ऐसी। तो उन्होंने मतलब वो फिर, अब देखिए कहते हैं ना गुरुजी, जब आप ऑनेस्ट होते हो ना संगत जी, तो कहते हैं वो भगवान आपकी ज़रूर सुनता है। देखिए ऑनेस्टी ऑलवेज पेज, तो ये सच बात है ये। तो वो ऑनेस्टी थी कि हम लोग ऐसे गंगाराम में इस तरह से झूठ बोल के ट्रीटमेंट नहीं करवाऊंगा मैं तेरा। तो सोचिए पता चला कि वो डॉक्टर तो वहाँ से शिफ्ट ही हो गए, अब वो मैक्स आके चले गए हैं। अब तो ये लो जी, गंगाराम में शायद थोड़ा सा कहीं CGHS का शायद हमें कंसेशन मिल जाता, कुछ होता, अब पता नहीं वहाँ पे होगा कि नहीं होगा। तो हमें पता चला कि CGHS के अंडर में वो भी आ रहा है। और संगत जी जब मैं वहाँ पे गई, मेरा एडमिशन हुआ, तो मुझे बिल्कुल देखिए जो बिल्कुल रूम होता है ना, मतलब वैसे पूरा 5 स्टार ही है वो तो, लेकिन उसके अंदर भी रूम्स की अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। पूरा 5 स्टार वाला रूम जो मतलब पूरा VIP वाला, तो मेरे उस टाइम आई थिंक शायद लगे थे, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है, 95,000 रुपीज़ का वो कमरा था, जिसमें पूरा पैकेज था उनका। तो अब मानिए 95,000 वो भी कोई कम नहीं होते, एंड दैट वाज इन आई थिंक 2011। और हमारा 95 पैसा भी नहीं लगा। कैन यू इमेजिन, 95 पैसा नहीं लगा, हमें खर्च नहीं करना पड़ा। जो कुछ था 95,000 दैट वाज ऑन द पेपर्स। तो सोचिए कितनी बड़ी गुरुजी की, कहते हैं ना कि उन्होंने कितना बड़ा एकदम बढ़िया सा रूम दिया मुझे, और इतना सारा VIP ट्रीटमेंट और सब कुछ करने के मतलब, और सब कुछ पेपर्स पे। और ये बना ऐसे में किसी अपने पेशेंट को बता रही थी कि भाई ऐसे ऐसे ना देखो मेरा हुआ, और वहाँ पे तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, पैसे मतलब कितना गवर्नमेंट ने कितनी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है, सब कुछ कर रखा है। तो मेरे पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको पता है कि 3 महीने के बाद, उसके बाद तो CGHS ने वहाँ से हटा दिया था सारा पैनल। अब मुझे नहीं पता कि अब है कि नहीं है, बट उस टाइम CGHS ने फॉर दैट पीरियड पैनल हटा दिया था। तो सोचिए अगर मैं लेट हो जाती तो वहाँ मेरा नहीं होना था, या हमें पैसे बहुत खर्च करने पड़ते, या वॉट एवर जो भी चीज़ें होती। बट सोचिए मेरा गुरुजी ने कैसे 95 पैसा भी नहीं लगने दिया। तो ऐसे देखो गुरुजी महाराज हमारा कराते हैं कि वो आपके भक्त के लिए ना वो सारी चीज़ें ना, और बिल्कुल पक्की वाला काम कराते हैं, कि ऐसा भी कि नहीं मतलब उस तरह से काम होगा या ऐसा कुछ का, बिल्कुल उनका पक्के वाला काम होता है। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरे को इस तरह से मेरा ऑपरेशन हुआ। तो जब मैं ऑपरेशन के लिए जब जा रही थी, तो डर तो लगता ही है ना कि भाई ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ। एक हर कोई इंसान जिसका भी ऑपरेशन हुआ होगा, अगर सुन रहे होंगे तो डर लगता है कि पता नहीं OT से बाहर आएंगे नहीं आएंगे, कुछ और हो गया तो कुछ हो गया। तो वो डर मुझे भी था, लेकिन वही है, ऑपरेट तो कराना ही है।
बस मैंने वो गुरुजी महाराज का स्वरूप देखा और शायद उन्होंने अंदर मुझे याद नहीं ले जाने की इजाज़त शायद नहीं दी थी। और मैं गुरुजी को कह रही हूँ, शायद पॉकेट में नहीं, मैं पॉकेट में शायद डाल के ले गई थी। और जब मैं ओटी में थी तो उस टाइम कोई भी नहीं था अंदर, कोई नर्स नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने मुझे वहाँ ओटी के अंदर लिटा दिया और कोई भी नहीं आसपास। मैं डर गई एकदम से, भाई कोई भी नहीं है यहाँ तो, पूरा ओटी का देख कर एकदम से सब कुछ। और सिर्फ मैंने कहा गुरुजी को याद किया, मैंने कहा गुरुजी अब आप देख लेना, क्योंकि आप करने वाले हो, मुझे पता है। क्योंकि बस दिमाग में बस कहीं फिर बाद में याद भी आया था कि शायद जो मैं वो डुगरी गई थी, जब वो जालंधर मंदिर के अंदर जब मैं वो ऑपरेशन रूम में लेटी थी, तो शायद वो गुरुजी ने ठीक तो मेरे को तभी कर दिया था। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि वो जो शायद वो 90% मेरा तभी काट दिया था, वो 10% के लिए तो मुझे जाना ही था। तो संगत जी, मेरा समझाने का, ये बोलने का सिर्फ यही मतलब है कि जब हम, शायद अगर मैं वहाँ नहीं जाती, या वैसे अगर गुरुजी ने फिर भी ठीक करना था, शायद मुझे और कष्ट आता या कुछ और चीज़ें होती, बट गुरुजी ने भी वो 10% तो मुझे भुगतना ही था। फिर जब मेरे को मेरा ऑपरेशन हो गया और मुझे फिर पता नहीं कब मेरे को एकदम से मैं अनकॉन्शियस हुई होंगी, कब ऑपरेशन हो गया। जब मैं रूम में आई तो मुझे याद आ रहा है कि मेरे बच्चे बहुत वो हो रहे थे, इनको होश नहीं आ रहा, डॉक्टर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इनको होश नहीं आ रहा, इनको होश नहीं आ रहा। और मैं मतलब, और मैं आँखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं ना, फिर मेरी कोई हालत, सिंकिंग कंडीशन हो गई थी मेरी। और मैं बड़ी मुश्किल से अपने आप को कोशिश कर रही हूँ कि रिवाइव करने की अपने अंदर से भी, लेकिन मैं हो नहीं पा रही हूँ। और मुझे पता चल रहा है कि मेरे बच्चे रो रहे हैं, वो कर रहे हैं, मम्मी क्या हुआ, मम्मी उठो, मम्मी उठो, मम्मी उठो। और डॉक्टर्स, मतलब मेरे हस्बैंड बड़े पैनिक हो रहे हैं कि डॉक्टर साहब क्या हुआ, क्योंकि नॉर्मली जो है उसके अंदर होश आ जाना चाहिए था मुझे 2-2:30 बजे तक, दोपहर के पहले ही आ जाना चाहिए था। बट बल्कि और मुझे होश नहीं आ रहा था। और सोचिए कि बस बस था कि बस गुरुजी महाराज है, उसमें कहीं ध्यान है बैक ऑफ द माइंड में। उस टाइम एक मैं गुरुजी का एक वो है, जो एक भजन है इबादत वाला, मैं वो बहुत सुना करती थी। तो बस वही मेरे दिमाग में घूम रहा था कि इबादत कर, इबादत नाल गल बंदी है, किसी दी अर्श ते किसी दी कल बंदी है। बस यही मेरे दिमाग में बहुत सुना है, मैंने बहुत सुना है। जब भी मैं सुनती हूँ तो इनफैक्ट मुझे वहाँ की मेमोरीज एकदम याद आ जाती हैं, एकदम रिकॉल हो जाती हैं। तो ये मैं बहुत सुनती थी कि भाई सिर्फ इबादत है ना, जो उनका सिमरन है, बेसिकली वही आपको बचाता है, वही आपको हर चीज़ आपकी पे करता है। तो खैर एनीवे मुझे होश आया और सब कुछ जो था वो ठीक था। हालांकि डॉक्टर सब डर गए थे, बट वो कहते हैं ना, कष्ट तो सहन करना ही था ना मुझे, तो वो सहन तो मुझे करना ही पड़ा। और मुझे क्या, हर किसी इंसान को करना ही पड़ता है। तो इस तरह से गुरुजी ने मेरा गॉल ब्लैडर निकलवा दिया। लेकिन वो जो प्रॉब्लम है मेरी, वो आज भी पड़ी हुई है। तो संगत जी, इसलिए कहते हैं कि अपना ना, हमारा अपने हाथ में कभी कुछ नहीं होता। देखिए हम लोग तो डॉक्टर्स हैं, कोई ये कहता है ना कि अरे डॉक्टर्स बेड नहीं दे रहे, डॉक्टर सुनते नहीं है, डॉक्टर ऐसे नहीं कर रहे, डॉक्टर वैसे नहीं कर रहे। बट आप सोचो कि हम तो खुद डॉक्टर्स होके, जहाँ हमारे जूनियर सीनियर हमारे हर कोई जानने वाला है, वहाँ भी डॉक्टर्स हमारे, मेरे हस्बैंड के जान पहचान वाले निकल गए, सारे जान पहचान वाले बैठे हैं। फिर भी क्या हो रहा था, मेरे को होश नहीं आ रहा था ना, मेरे को तकलीफ हो रही थी ना फिर भी। तो इसलिए हर डॉक्टर अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करता है। बहुत कोई रेयर होगा डॉक्टर जहाँ पे कुछ कमर्शियलाइजेशन हो जाए या कुछ हो जाए, बट वो उनके अपने कर्म है, व्हाटएवर आई कांट से। बट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स वो बहुत कोशिश करते हैं अपने पेशेंट को, हर चीज़ को, कि उनका मतलब पेशेंट ठीक हो जाए। तो इस तरह से संगत जी मेरे को गुरुजी ने फिर लाइफ दी और गुरुजी ने मेरे को ठीक किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और कैसे देखो, गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया, अपना नाम की स्टैम्प और डॉक्टर नंदी के नाम की स्टैम्प दोनों मेरे उस पर आ गई। तो गुरुजी ऐसे ही आपको बताते हैं। अब देखो मैं आपको बताऊं कि जब हम लोग, जैसे मैं कहते हैं ना, गुरुजी हमें बताते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, ये शायद मैंने आई थिंक शेयर किया, बट अगेन मेरे को याद आ गया तो बता देती हूँ। जब गुरुजी ने चोला छोड़ दिया था, तो हम लोग ना गुरुजी के वहाँ बाहर, जो एम्पायर स्टेट के बाहर एक और जो लॉन बना हुआ है ना, हम लोग वहाँ पर सबने कहा रहे देखो कुछ कुछ दिख रहा है, पेड़ों में कुछ दिख रहा है। बारिश हुई थी तो कुछ कुछ आकृतियाँ बन रही थी। तो मेरे पास डिजिटल कैमरा था उस टाइम, तो और स्मार्टफोन बहुत लोगों के पास नहीं होते थे तब। तो बाई चांस मेरे पास वो कैमरा था, तो मैंने फटाफट कैमरे से फ़ोटोग्राफ खींचनी शुरू कर दी। तो उसमें ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ गणेश जी की मूर्ति मतलब वो स्ट्रक्चर बन रहा है या कुछ बन रहा है। जैसे हम लोग होते ही हैं, हम लोग देखते ही हैं ना कि कहीं कहीं इमेजिन करने लगते हैं कि कुछ बन रहा है, कुछ बन रहा है। तो बट मैं बताऊँ संगत जी, मुझे ना बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं होता इस चीज़ के अंदर, क्योंकि जब मैं गुरुजी महाराज को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है सिर्फ उनकी तरफ देखो। उनसे नज़रें हट भी कैसे सकती हैं हमारी, कि हम यहाँ देख रहे हैं, हम वहाँ देख रहे हैं, दाएँ देखें, बाएँ देखें, ऊपर देखें, नीचे देखें। मुझे वो नहीं लगता। क्योंकि एक बार मुझे याद है, एक बार करनैल थे अंकल हैं, तो उनको भी किसी ने ऐसे कहा कि अरे अरे देखो बाहर गुरुजी, एम्पायर स्टेट में थे वो, कि देखो देखो बाहर गुरुजी दिख रहे हैं।
तो कहते हैं जब साक्षात मैं गुरु के दरबार में बैठा हूँ, वो साक्षात गुरु जी की स्वरूप यहाँ लिखा है, लगा हुआ है, लोग पता है लोग इनको नहीं देख रहे, बाहर जाके देख रहे हैं। बट क्या नहीं, एनीवे खैर हर किसी का अपना परसेप्शन है, हर किसी को अपनी चीज़ें होती हैं, तो इसमें मैं आई विल नॉट से एनीथिंग। तो उसमें हुआ क्या कि मैंने कहा गुरुजी मतलब ठीक है, दिख तो रहा है कि भाई कुछ कुछ आकृतियाँ बन रही हैं, बट मुझे आप चाहिए हो, आप आओगे तो मुझे विश्वास होगा, अगर आप आओगे इसके अंदर कैमरे में मतलब मैं ऐसे गुरुजी से बोल रही हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैंने ये बात बोली है कि आप आओगे, और मैंने जब डिजिटल कैमरे से फोटोग्राफ ली, उसमें सिर्फ एक वाइट लाइट थी, क्योंकि गुरुजी उस टाइम वही था कि लाइट में चेंज हो चुके थे, वो लाइट बन चुके हैं। और जितनी बार भी मैंने कहा कि गुरुजी आप आ जाओ, आप आ जाओ, वो लाइट ही आती रही और कुछ नहीं आया उसमें से। लेकिन फिर भी बिलीव नहीं होता ना, अरे बाई चांस हो गया होगा, क्योंकि तो मैं ना ऐसे हाथों में लेके मोबाइल को लेके बैठी हूँ, और वो कैमरे को लेके कि प्लीज़ गुरुजी आप आओ जाओ ना, आप कहाँ हो गुरुजी, आप कहाँ हो आप गुरुजी। तो संगत जी आप मानोगे, उस टाइम वो छोटे वाले मोबाइल होते थे पहले, तो वो छोटा वाला मोबाइल एक्चुअली मेरे पास था। और आप भी मानते हो कि अगर हम किसी भी मोबाइल के अंदर लॉक लगा देते हैं, 30 सेकंड का लॉक लगा देते हैं, और अगर आपको किसी का मैसेज करना हो तो आप क्या करोगे, पहले इनबॉक्स में जाओगे। मैं एसएमएस मैसेज की बात कर रही हूँ, आप भी जानते हो कि आपको एसएमएस इनबॉक्स में पहले जाना पड़ेगा, उसके अंदर अगर किसी का कुछ नाम डालना है या कोई मैसेज करना है वो आपको डालना पड़ेगा, और अगर उसको कैपिटल लेटर बनाना है तो आपको वो एरो है वो प्रेस करनी पड़ेगी, और अगर सारे कैपिटल लेटर होंगे तो वो एरो को डबल प्रेस करना पड़ेगा। यही सिस्टम होता है ना इसमें। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैं ये सब चीज़ें मैंने देखी, लाइट आ गई है, ये क्या है, तो मेरे को शायद हमने ना किसी को फ़ोन करने के लिए बोला, और किसी ने मेरे को बोला भी था कि सारी फोटोग्राफ मेरे को ईमेल कर देना। तो मैं थोड़ी सॉरी, तो मैं ना देख रही थी कि वो मेरे को कॉल करना है उनको या कुछ, मुझे याद नहीं क्या था। मैंने वो मोबाइल हाथ में निकाला, तो सोचिए वो 30 सेकंड के बाद बिल्कुल एकदम बंद हो, मतलब लॉक हो जाता था, बट वो ओपन था। और कैन यू इमेजिन कि उसमें जैसे वो जो एसएमएस का जो इनबॉक्स था, जिस पे इनबॉक्स लिखा होता है, वो वहाँ पर था, और उसके ऊपर आप कैन यू बिलीव कि गुरुजी का नाम लिखा हुआ था, एंड दैट वाज इन द कैपिटल लेटर्स। और मेरा तो इतना रोना छूटा, क्योंकि मैं गुरुजी को हाथ में की तो कह रही हूँ गुरुजी अब आप आ जाओ, आप आ जाओ। आप कैसे बताओगे कि आप आ गए हो। जस्ट अ मिनट। सॉरी। तो सोचिए गुरुजी का नाम आना मेरे मोबाइल पर, फिर उसकी मैंने वीडियो बनाई, उसकी फोटोग्राफ्स ली कि मैं अगर लोगों को दिखाऊंगी तो पता तो चले उनको कि सच में देखिए गुरुजी का नाम। अब आप सोच सकते हो गुरुजी का जो नाम है कि पहले उस अक्षर पे क्या होगा, फिर नेक्स्ट अक्षर, फिर नेक्स्ट वाला, फिर नेक्स्ट वाला, इस तरह से गुरुजी का नाम पूरे मोबाइल पर आ गया। तो ये गुरुजी देखिए हमें कैसे बताते हैं कि तुम मेरे को इतना बोल रही है, तो अब तो मैं इस फॉर्म में हूँ। और इस तरह से गुरुजी ने मुझे आंसर किया। तो अमेजिंग, सच में गुरुजी ना आपको हर वक्त आपको आंसर करते हैं, हर पल आपको सुनते हैं, हर चीज़ आपकी बहुत ध्यान रखते हैं। ये सिर्फ आपको अपने फेथ के ऊपर है, आपको फेथ डगमगाना नहीं है। और ऐसा नहीं कि मेरा फेथ कभी डगमगाता नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी हो जाता है गुरुजी की ऐसा कैसे, गुरुजी आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, चीज़ें होती हैं। बट संगत जी मुझे ये बिलीव है कि गुरुजी ने जो होता है ना वो होने देते हैं। चलो भाई तो ठीक है कर ले, लेकिन वो हमेशा आपको ही पता है, हम गुरुजी का ही नहीं हमारा इतिहास गवाह है। किसी भी आप टाइम में देख लो कि जो अच्छाई होती है, सच्चाई होती है, हमेशा उसकी जीत होती है। तो बस यही दिमाग में बचपन से मेरे भी था कि नहीं हमेशा उसकी है। तो वही गुरुजी के साथ है कि जो सच होगा, जो चीज़ें होंगी वो डेफिनेटली आपको टाइम टू टाइम ज़रूर बताएंगे और वो महसूस कराएंगे। और ये बात बता दो संगत जी, दिस इज़ बिलीव मी कि गुरुजी का कोई भी काम बहुत पक्के वाला काम होता है। एक वो कहते हैं ना कि ऐसे कर दो, अभी नॉर्मल ऐसे कर दो, लपेट कर दो, सब ना लपेट कर दो काम, नहीं, उनका काम ऐसा नहीं होता। वो जो टाइम जरूर लगेगा आपके काम में, बट वो बिल्कुल कहते हैं ना एकदम 100% आपको ठीक करके देंगे इस चीज़ को। कोई उसमें नहीं, गुरुजी काम कर रहे हैं सोचिए, तो वो काम ऐसा वैसा कैसे हो सकता है कि टरकाने वाला, इस तरह से नहीं। गुरुजी कभी कोई काम टरकाने वाले नहीं होते। और उस काम के अंदर भी वो पूरा कहते हैं ना बाकायदा एक कोई उसमें आपको उंगली ना उठा सके, आपके साथ वो काम करते हैं। तो इसीलिए गुरुजी से खाली वो चीज़ मांगो, मांगना क्या, वैसे तो आप उनके सामने खड़े हो जाओगे तो आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा है। अब एक लाइट ऑफ डिविनिटी में एक चैप्टर मैंने पढ़ा था, तो उसके अंदर एक चैप्टर आया था, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, जो कि मैंने 2 बार वो रीड किया, और उसके अंदर इतनी अच्छी बातें थी कि छोटा सा चैप्टर, और सोचिए मुझे इतना टाइम लगा उसको पढ़ने में, कैन यू इमेजिन। और उस चैप्टर में एक चीज़ बड़ी अच्छी बोली गई कि जो भगवान है
उनको बेसिकली कल्प वृक्ष माना गया है। तो जो कल्प वृक्ष होता है, सबको पता है कि जब कोई उसके सामने खड़ा होता है तो उसको वो सब कुछ मिल जाता है जो उसको चाहिए। वो मांग रहा है कि आपको कल्प वृक्ष दे रहा है, आपको सब कुछ मिल गया। लेकिन जो गुरु हैं वो आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। तो अब हमारे जो गुरु हैं वो तो भगवान है, तो सोचिए वो तो 2 in 1 हो गए ना, भगवान भी हैं और गुरु भी हैं, तो वो तो सब कुछ ही दे सकते हैं फिर। तो लेकिन वो वही देंगे आपको जो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही है, उसमें टाइम लग रहा है या कुछ है, ये मेरे साथ भी बहुत सारी बातें हुई हैं, नहीं गुरुजी ऐसे कैसे हो गया, ये हो गया, ऐसे कैसे चीज़ें हो सकती हैं, बट बिलीव मी कि वो आपको वही देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा। तो और जो वो अगर नहीं मिल रहा ना आपको, उसका रीज़न ही बताएंगे कि भाई क्यों ऐसा हुआ, या आपको मे बी बाद में पता चले इस चीज़ के लिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम गुरुजी पे वो श्रद्धा और सबूरी रखें। और जैसे उसमें एक चैप्टर में लाइट ऑफ डिविनिटी में उस मेरे को अब पता लगा कि मैंने ना, मेरे को तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था उसके बाद ही लाइट ऑफ डिविनिटी मिल गई थी। बट बिलीव में संगत जी मैंने कभी पढ़ी नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ी, शुरू में पढ़ा मैंने, बट मैं पूरी कभी नहीं पढ़ पाई। अच्छा लगता था, अच्छा लोगों के सत्संगी तो हैं, कोई बात नहीं। बट जब आज मुझे लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़ने का मौका मिला ग्रुप पर, तो अब क्योंकि मुझे पढ़ना पड़ता है उसको, मैं एक बार दोबारा पहले भी रीड करती हूँ उसको मैं एक बार, तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि गुरुजी ने कितने वो जो होली ग्रंथ जो गुरुजी का है, वो गुरुजी क्यों लिखवा के गए थे। उसमें इतनी अच्छी बातें, इतनी अच्छी टीचिंग्स, वो अगर गुरुजी ने वो चुनकर अगर वो सत्संग लिखवाए हैं तो डेफिनेटली उन सब से हमें कुछ सीखना है। तो जितने भी देखिए ग्रंथ होते हैं, रामायण महाभारत हो गई, गीता हो गई, जितने भी हमारे जितनी इस टाइप की होली बुक्स हैं, जो हमारे गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, इसमें क्या है बेसिकली उस टाइम के लोगों की करनी है। व्याख्या में भी आता है ना कि उस टाइम उसने ऐसा किया था, तब ऐसा हुआ था, महाभारत में, रामायण में, गीता में सब क्या है, उस टाइम तभी ऐसा हुआ था। तो जब ये जो हमारा गुरुजी का ग्रंथ है तो उसमें भी वही है ना कि गुरुजी ने तब ऐसा किया था। इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि हमें उससे हर बात की हमें टीचिंग मिल रही है कि हमारे गुरुजी क्या कर सकते हैं और क्या मतलब उससे विश्वास जागता है बेसिकली। देखिए हम लोग जो बचपन से इतना ये पढ़ते आए, तो वो क्यों हम लोग पढ़ते थे, क्यों हमें बोलते थे रामायण की चौपाइयाँ पढ़ो, क्यों हमें बोलते थे कि गीता पढ़ो, क्योंकि इसमें वो सीख है ना। तो ऐसे ही हमारे गुरुजी के ग्रंथ में बहुत सीख है। गुरुजी ने शब्द बाणी से हमें जोड़ा, शब्दों में बहुत, शब्द बाणी में बहुत बहुत कहते हैं मैसेज बहुत छुपे हुए हैं। तो ये चीज़ हमें मतलब पढ़नी चाहिए और समझनी चाहिए। अब ऐसे देखिए गुरुजी कहते हैं ना कि हर पल हमें मतलब हमारे अंग संग है, हम अंग संग है। तो एक बार क्या हुआ, जब हम डुगरी से जब आ रहे थे, तो डुगरी से जब आ रहे थे तो हम ना, जैसे होता है ना स्पीड बढ़ जाती है कई बार गाड़ी की और बढ़ी जाती है, तो आगे जो थे हस्बैंड को पता चल गया, दूर से पता भी चल जाता है कि पुलिस वाले आगे खड़े हैं। तो हस्बैंड ने कहा कि नीलम मैंने तो स्पीड क्रॉस कर दी है। तो मैंने कहा, मैंने पहले ही बोल रही थी कि थोड़ा स्पीड कम करो, लेकिन मतलब अब वो ये होता है कि लगता है फटाफट घर पहुँचो, मतलब स्पीड से निकाल लो गाड़ी को। अब मेरे हस्बैंड को लगा कि वो पैनिक हो गई कि लो अब क्या होगा। तो मैंने कहा नहीं, कोई बात कर रहे हैं ना आप, कोई बात नहीं, बता देना भी डॉक्टर हो, कुछ नहीं, थोड़ा बहुत मे भी शायद वो करें। कहते हैं वो प्रॉब्लम नहीं है कि मैं किसी से बात करूं, बात ये है कि जो उसके पेपर्स हैं, गाड़ी के जो लाइसेंस है, वो जो मेरा पर्स अब जो जहाँ भी वो रखा था वो मेरा घर छूट गया है, वो तो है ही नहीं मेरे पास। अब संगत जी कैन यू बिलीव कि हम लोग हाईवे पे चल रहे हैं और पेपर्स नहीं है गाड़ी के, और जो भी लाइसेंस था वो उनके पास है ही नहीं। मतलब कितनी बड़ी बात है। मतलब अपने दिल्ली में हो तो एक बार चलो फिर कहीं पर आप कुछ कर लो, लेकिन बाहर पंजाब में, और ये बड़ा वो चक्कर पड़ गया। मैंने कहा लो, एक तो आपने ओवर स्पीडिंग की, ऊपर से आपके पास ये भी नहीं है। अब सोचिए संगत जी, क्योंकि देखो आप डुगरी धाम से आ रहे हो, उस पावन धाम से आप आ रहे हो, तो वो भगवान आपको कैसे बचाएंगे। और मैंने कहा गुरुजी अब आप ही कुछ कर सकते हो, अब हमारे बस का कुछ नहीं है, क्योंकि ये मतलब ये तो गलती हो गई, मतलब ये तो जो भी हुआ उनसे जल्दबाजी में पर्स छूट गया या लाइसेंस रह गया या वट एवर जो भी हुआ। तो आप देखो संगत जी क्या होता है कि जब वो लोग हमारे पास में, मतलब हमें दिख रहा था कि जैसे हमारी गाड़ी आती जा रही है, तो हस्बैंड गाड़ी थोड़ी स्लो कर ली थी कि मैं क्या करूं क्या करूं। तो जब हमारी गाड़ी स्लो हुई तो हमारे आगे एक ट्रक चल रहा था, ठीक है, और वो ट्रक एकदम से आगे से हमें क्रॉस करता हुआ आगे आ गया। उसके बाद हमारे साथ में इधर से एक ऑटो वाला आ गया, इधर एक ऑटो वाला आ गया, यानी कि और आई थिंक पीछे भी कोई आ गया। यानी हमारी जो गाड़ी थी वो चल रही है और चारों तरफ से हमें एक एक 4 व्हीकल ने हमें ढक लिया। तो उसके अंदर वो जो ट्रक था, इतना बड़ा सा ट्रक था, उसके हम लोग पीछे निकल गए। इधर वो जो लोकल ऑटो वाले थे और इधर भी कुछ था, और वो बड़े बड़े होते हैं उनके ऑटो, आपने देखे ही होंगे।
तो सोचिए हमारी जो गाड़ी थी वो निकल गई। और वो सोचिए मतलब कितनी बड़ी बात है कि कैसे एकदम से ना, जैसे होता है ना, कुछ भी नहीं था जब हमारी गाड़ी जा रही थी और हमें लग रहा था बस ये अभी हाथ देंगे और हमें रोक लेंगे। तो सोचिए कैसे वो ट्रक का आ जाना, चारों तरफ से हमें पूरा प्रोटेक्शन लेयर में। और जब हमारी गाड़ी निकल गई, वहाँ पुलिस वालों को क्रॉस कर लिया, तब वो ट्रक कहाँ चला गया, मतलब खैर वो जो भी होंगे, लेकिन उस टाइम हमें गुरुजी ने उस पॉइंट पे हमें बचा लिया। तो हमेशा हस्बैंड बहुत मेक श्योर होते हैं कि सबसे पहले तो अपना लाइसेंस चेक करते हैं कि सब पेपर्स वगैरह गाड़ी में रखे हैं कि नहीं रखे। तो मेक श्योर कि आप ही ज़रूर ध्यान रखिएगा, कि वही कहते हैं ना भगवान, जैसे कई संगत का, हम लोग पुरानी संगत का भी सुना है ना कि पेट्रोल ख़त्म हो गया था एक बार एक अंकल का, और वो 80 किलोमीटर गाड़ी चल गई। तो गुरुजी ने कहा कि ये तो मैं बैठा था इसलिए चल गई, बट अब पेट्रोल सुबह डलवा लेना और सुबह नहीं चलेगी ये। तो वही था, वो गुरुजी की कृपा थी। वो एक बार करते हैं, लेकिन हमें गलतियाँ बार बार नहीं करनी ऐसी, तो वो बहुत मेक श्योर करना है। और ये आई थिंक या तो तभी की बात है, या आई डोंट नो, क्योंकि ये कब की बात है। तो एक बार क्या हुआ कि लाइक हम लोग जब वहाँ जा रहे थे, मतलब डुगरी से आ रहे थे, और तभी भी हम डुगरी से ही आ रहे थे। तो मेरे को ना वो जैसे कहते हैं ना FM पे कोई बड़ा अच्छा प्रोग्राम आ रहा था, तो मुझे लगा चलो मैं FM का ही बड़ा प्यारा प्रोग्राम आ रहा है, मैं सुन लेती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कुछ लगा एकदम से। तो हस्बैंड ने कहा नीलम प्लीज़ चेंज मत करो इसको, और मुझसे ना गाड़ी नहीं चलाई जाती, और गुरुजी का कोई ना कुछ शब्द या भजन लगा दो। तो मेरे हस्बैंड ना बिल्कुल पसंद नहीं करते वो कि गाड़ी के अंदर ये जो होते हैं ना, ये ऑडियो सिस्टम और ये सब डेस्क सिस्टम होता है, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं है वो। तो बल्कि हमने जब एक बार जैन ली थी, उन्होंने लगवाया ही नहीं था, तो बच्चे बड़ा रोए थे कि क्यों नहीं लगवाते, क्या करते हो। तो हमने कहा ठीक है, हम लोग ना वैसे वाला मतलब वो कर लेंगे प्लीज़, अच्छा हम चलाएंगे नहीं लेकिन लगवा लो, कभी हम खड़े खड़े जब कहीं होंगे हम सुन लेंगे या कुछ करके। तो उन्होंने कहा था इसी शर्त पे मतलब वो लगवाया था, और कि भाई चलाना नहीं है। तो ठीक है हमने, लेकिन उस टाइम होता ना कि जब, तो लेकिन वो सिर्फ तभी चला सकते थे कि लाइक जब अगर गुरुजी का भजन या कुछ भी कोई शब्द चल रहा होगा, अगर कहीं जा रहे हैं तो इस शर्त पे। हमने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, इतना भी कोई लगवाएं तो सही ना ये। तो अब अचानक से ना जब वो FM चेंज किया मैंने, और देखिए कि उसमें से वो प्रोग्राम तो पता नहीं कहाँ चला गया, और अचानक से वहाँ शब्द बाणी आनी शुरू हो गई। अब शब्द बाणी आ रही है FM से, मुझे लगा ये कौन सा FM है जहाँ पे शब्द बाणी आ रही है। तो हस्बैंड भी बड़े हैरान हुए कि भैया ये कौन सा FM है। उन्होंने कहा चल यही चलने थे। मैंने उसकी बकायदा वीडियो बनाई मैंने उसकी, और बकायदा उसको रिकॉर्ड किया कि मैं देखूंगी कि मैं दिल्ली में जाके भाई ये तो बड़ा अच्छा है कि किसी FM पे बड़ा अच्छा इन्होंने स्टार्ट कर दिया। बस संगत जी थोड़ी देर के बाद ही वो FM कहाँ चला गया, वो कहाँ चली गई शब्द बाणी मुझे नहीं पता, बट उस दौरान में कहते हैं ना शब्द बाणी क्यों सुननी चाहिए, या भजन कीर्तन कुछ भी क्यों है, उसका कितना इफेक्ट होता है। शायद वो ऑरा था, वो गुरुजी ने चलवा दिया, वट एवर जो भी था, दैट वॉज अ नैरो एस्केप। क्योंकि हम लोगों को ना शायद यू टर्न लेना था, क्योंकि हाँ बच्चे नहीं थे उस दिन, मुझे याद आया कुछ ऐसा था, नहीं हम डुगरी से नहीं आ रहे थे, आई डोंट रिमेंबर, मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा, कुछ था ऐसा। वो यू टर्न जैसे लेना था, तो वहाँ से बड़ी स्पीड से कोई ट्रक या कुछ आ रहा था, और जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में बहुत ना बिल्कुल ऐसे हमारी गाड़ी वो हुई है। और तब तो फिर मैंने कान पकड़ ली, मैंने कहा नहीं गुरुजी कोई FM नहीं सुनूंगी, कुछ नहीं करूँगी, और मैंने आपकी शब्द बाणी सुनते हुए आपका शुक्राना करते ही जाना है बस मैंने। फिर वही हम लोग, फिर मैंने कभी ऐसा कुछ वो नहीं लगाया डर के मारे कि नहीं गुरुजी का ही कुछ चलाते रहो। क्योंकि देखिए वो शब्द बाणी के अंदर उसमें बहुत ताकत है संगत जी, सच में बहुत ताकत है, कि पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी चीज़ों से आपको बचा लेती है। तो हमेशा आप तो गुरुजी ऐसे ही बोल के नहीं गए हैं कि शब्द से जुड़ो, इससे जुड़ो, और लेकिन गुरुजी ये भी कहते थे कि हाँ अपनी लाइफ में इंजॉय भी करना है। और इसीलिए ये होता था कि जब हम पैर में लोग बैठे होते थे, तो पहले शब्द बाणी चलती थी, उसके बाद जैसे ही लंगर प्रसाद वहाँ पे आता था और मैट बिछे जाया करते थे, फिर 4 लोगों का, जैसे आपने देखा है बड़े मंदिर में ऐसे होता है, सेम वैसे ही होता था उस टाइम भी, और गाने चेंज हो जाते थे। तो एक बार मुझे याद है जब गुरुजी ने कुछ गाना लगा, तो गाना कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो गुरुजी ने कहा चंगा जाए लगा। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा, मैं तब नई थी, मैंने कहा गुरुजी गाना चेंज करवा के कह रहे हैं चंगा जा लगा, चंगा जा। तो मैंने कहा मतलब चंगा जा का मतलब क्या हुआ, मेरे को समझ नहीं आया था एकदम से। तो फिर उन्होंने कुछ और सॉन्ग चेंज किया, तो वो भी शायद इतना वो सॉन्ग वैसा था, नॉर्मल सॉन्ग था। तो फिर गुरुजी ने थोड़ा मतलब गुस्सा तो नहीं, थोड़ा सा उसमें बोला कि कैसा गाना लगाया, अच्छा सा सॉन्ग लगाओ। तो तब उन्होंने फिर सॉन्ग चेंज किया, तब मुझे लगा, मैंने कहा ओह मतलब ये क्या सिस्टम है। तो सोचिए गुरुजी खुद उस टाइम चाहते थे कि मतलब कोई बढ़िया सा सॉन्ग लगे और बहुत अच्छा सा सॉन्ग लगे उस टाइम, जब हम लोग लंगर कर रहे होते थे। तो डिफरेंट फिल्मी सॉन्ग भी होते थे, कुछ कवालीज भी होती थी, कुछ सूफी सॉन्ग्स भी होते थे उस टाइम।
तो वो सब हम लोगों को वहाँ सुनने को मिला। तो ये शायद गुरुजी का एक मैसेज है हमारे लिए कि भाई हर वक्त आप 24/7 पूजा पाठ में लगिए, आप उनका सिमरन करते रहिए। और मैं ही संगत जी आपसे सबसे यही रिक्वेस्ट है कि जो गुरुजी हमें शब्द बाणी हमें दे के गए हैं, जो गुरुजी के यहाँ चलता है प्लीज़ आप उसी को ही चलाइए। जो गुरुजी के आगे जो चीज़ें हुई हैं आप वही करिए। क्योंकि ये मैंने अभी एक ओल्ड संगत है, आई विल नॉट टेक द नेम, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो मुझे यही कहती है कि नीला मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग मतलब क्यों ऐसा करते हैं कि दूसरों के लगा देते हैं। संगत जी देखो, मैं ये नहीं बोलूँगी कि देखिए अब अगर कोई नया सिंगर आया तो गा नहीं सकता, कुछ नहीं। देखिए जब गुरुजी के टाइम में भी जब कोई बड़ा फंक्शन होता था ना, तो गुरुजी उसको अपने सामने गवाते थे और उसके बाद वो लाइव करवाते थे। बट जब जब तक गुरुजी का शब्द बाणी चल रही है, नहीं जब तक ये आरती जब तक गुरुजी की होती थी, तब तक जो गुरुजी के आगे जो चलता है तो प्लीज़ फॉलो दैट ओनली। जो गुरुजी की चीज़ें हैं प्लीज़ वही फॉलो करिए, इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। और मैंने एक संगत से नहीं, जो मेरे से भी ओल्ड संगत है उन सब से मैंने चीज़ सुनी है कि कुछ और नहीं लगाना और वही करना है जो गुरुजी के यहाँ पे होता आया है, दैट्स इट। हाँ, अगर किसी सिंगर को आपने बुलाना है, कुछ करना है, बट वो सब सत्संग के बाद, उससे पहले ऐसा कुछ नहीं। गुरुजी ने सिर्फ वो शब्द बाणी से और हमें उन जो डिफरेंट जो गाने थे उनसे और एक आरती तक, यही तक जितना हमें जोड़ा है, हमें उतना ही जुड़े रखना है अपने आप को। बाकी उसके बाद आप हाँ जो मर्जी आप कर सकते हो। तो इस तरह से हमारी गुरुजी के साथ ये चीज़ें चलती थी। और जब गुरुजी का डेफिनेटली वहाँ जो ऑरा होता था, वो तो सबको पता है कि इतना खूबसूरत और इतना अच्छा मतलब होता था कि लाइक हम लोग बस गुरुजी को देखते रहते थे। गुरुजी को सिर्फ, और मतलब उस टाइम फिर शुक्राना वर्ड तो हमारे मुँह से नहीं निकलता था, शुक्राना तो हमने अब बोलना शुरू किया है। बट मैं ऐसे गुरुजी को कुछ नहीं कहती थी, बस गुरुजी को मैं देखती रहती थी। और कई बार गुरुजी टेढ़ी नज़रों से एकदम मेरे को देखते थे, तो मेरे को एकदम नज़रें नीचे कर लेती थी कि गुरुजी ने क्या बोलेंगे जब देखो मेरे को देखती रहती है। बट देखो उस टाइम हर संगत, जब मैं अब सत्संग सुनती हूँ तो सारे संगत ये कह रही होती है कि हम गुरुजी को देख रहे होते थे, गुरुजी फिर हमें देखते थे टेढ़ा वो करके आंखों से। तो सोचिए गुरुजी सबको देख रहे होते थे उसमें, और क्या लगता था कि गुरुजी मुझे देख रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है, मतलब लाइक गुरुजी इसके वैसे तो देखिए वो तो खैर कितनी 200-250 संगत होती थी, बट गुरुजी की नज़र तो इस टाइम सब पर है, कितने हैं। और जो नोन संगत हैं, अननोन है, जो सीन है, अनसीन है, उन पर भी गुरुजी की नज़र है। तो उनकी वो तो भगवान शिव है, वो तो अब हमें अब रियलाइज़ होता है ना। और देखिए कैसे जो हमारे गुरुजी भगवान शिव हैं, इसका मैं आपको बताती हूँ। मेरी मम्मी ने गुरुजी को कभी नहीं माना था। तो मेरी मम्मी ने ना, जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो वो मुझे मना करती थी, तो गुरुजी के पास मत जाया कर, क्योंकि उनको लगता था कि पता नहीं किस बाबा के चक्कर में फंस रही है। मेरे हस्बैंड को भी शायद जैसे 4 साल से होंगे जी, सोचिए 2000 से बुलावा आ रहा था, बट मैं नहीं गई। हम लोग पहुँचे 2004 में, तो सोचिए कितने साल मैंने वेस्ट किए अपने। बट 2000 से गुरुजी के यहाँ से कॉल आ गई थी। तो फिर मेरी मम्मी ने, जब मेरी मम्मी को पता चला, मेरी मम्मी ने कहा नहीं तू नहीं जाएगी। तो मेरी मम्मी की तो बात तो मैं बहुत मानती हूँ, तो मुझे बस ये था, मैंने कहा गुरुजी मैं अपनी मम्मी के पास कभी टालती नहीं हूँ, और गुरुजी मेरे को, मम्मी जो है मेरे को आपके पास आने के लिए मना कर रहे हैं और मुझे आपके पास आना है। तो मैंने संगत जी कहा गुरुजी प्लीज़ आप ही मम्मी को जोड़ लो। तो मैंने अपनी मम्मी से ना बातें कम करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं मम्मी से बात करूँगी, फिर मम्मी मुझे फिर वही बोलेंगी तू क्यों जाती है वहाँ पर, गुरुजी के पास मत जाया कर। तो खैर एनीवे मैं फिर लेकिन मैंने कहा नहीं गुरुजी मैं आपके पास आना नहीं छोड़ सकती, क्योंकि समहाउ मुझे रियलाइज़ हो गया था कि गुरुजी में कुछ तो पावर है। नॉट अबाउट पावर ऑल्सो, उस टाइम पावर की मुझे इतना वो नहीं था, बट वो जो अट्रैक्शन था ना गुरुजी के अंदर, उनको जो देखने का मन करता था, मतलब दिल करता था भागो, मतलब कब हमारा वो नेक्स्ट वीक आएगा और कब हम जाएंगे, कब गुरुजी को मैं देखूंगी, कब, मतलब मैं जब मैं एंटर भी करती थी ना तो फटाफट ऐसे अपने गर्दन झुका के आगे कि कुछ सेकंड वेट वो ना हो, बस उनको देखते 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 फिर जहाँ हमें जगह मिलती थी, अगर हमें फर्स्ट फ्लोर पे बिठा दिया तो लगता था वो हो गुरुजी नीचे क्यों नहीं बिठाया आपने, नीचे क्यों नहीं बिठाया। लेकिन अब जैसे पता चलता है कि जब गुरुजी फर्स्ट फ्लोर पे उनको बिठाते थे, जब जिनका गुरुजी एडमिशन कर देते थे, तो बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने मेरे तो पहले दिन ही मुझे अपने पास एडमिशन दे दिया। तो इस तरह से ना फिर मम्मी ने जब मना करना और मुझे बहुत तकलीफ़ होनी, फिर अब मम्मी ना मेरे बीमार पड़ गए। तो जब मम्मी मेरी बीमार पड़े तो उनको मुझे पता चला कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि उनको ना हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बता दिया उनको, पहले एंजियोप्लास्टी होगी। तो मैं मम्मी से मिलने गई, तो मैंने कहा मम्मी भाई मुझे तो ना पहले गुरुजी से बिना पूछे मैं कुछ नहीं करूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं गुरुजी से बिना पूछे कुछ भी नहीं करती। तो मैं गुरुजी के पास, अब मेरी सिस्टर्स, वो मंडे का दिन था, तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको जो है ट्यूसडे को ये करना है,
ऑपरेट कराना है। तो सुबह एंजियोप्लास्टी होगी और एंजियोप्लास्टी के बाद हो सकता है कि हमें बैलूनिंग करनी पड़े या फिर हमें बाईपास करना पड़े। तो ये आप ना इमीडिएट डिसीजन ले लो और पैसों का इंतजाम कर लो आप। अब क्योंकि वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड निकले, वो डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि चलो, हमने कहा डॉक्टर साहब पैसों का इंतजाम तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। उन्होंने, वो कहते हैं वो चलो पैसों का तो मैं मेरे हस्बैंड की जैसे गारंटी थी, तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, वो तो 2-3 इंस्टॉलमेंट में दे देना, बट आप इनको इमीडिएटली सारा अरेंज कर लो, जो भी है आपका, जो भी कुछ है। अब मेरे दिमाग में ये था कि गुरुजी थर्सडे बैठते हैं, तो मैंने अपनी सिस्टर्स को कहा, मैंने कहा भी देखो मैं तो गुरुजी के बिना पूछे कुछ काम नहीं करूँगी, तो मुझे ना गुरुजी के से पूछना है कि मम्मी की एंजियोप्लास्टी करवाएं कि नहीं करवाएं। तो सोचिए मेरी सिस्टर्स कह रही हैं कि लाइक, हालांकि वो भी गुरुजी से मिल चुके हैं बट वो शायद उतना कनेक्टेड नहीं है, उनको भी गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बट होता है ना, हर किसी का अपना कनेक्शन होता है। तो उन्होंने कहा कि दीदी कैसी बातें कर रहे हो आप, ठीक है गुरुजी हैं जो भी है। और फिर मेरे एक राखी ब्रदर है, मैंने उनको बोला, तो वो मेरे को डांटने लगे कि तेरे को डॉक्टरों की इतनी समझ नहीं आ रही है कि तेरी मम्मी कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में है। और उनको मैंने खैर गुरुजी वाली बात नहीं बताई थी, बट वही था। अब मेरे हस्बैंड और मेरे को पूरा फेथ कि हमें तो गुरुजी के पास जाके पूछना है। अब जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है वो कह रहे हैं, डॉक्टर साहब आपको समझ नहीं आ रही है, लाइक आप कर क्या रहे हो, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। और तो अब वो कहने लगे, नीलम डॉक्टर्स मुझे ऐसे कह रहे हैं, क्या करें, क्योंकि देख डॉक्टर मेरा फ्रेंड है, वो गलत तो नहीं बोलेगा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो गुरुजी के पास जाके पूछना है। तो संगत जी मैंने क्या किया, डॉक्टर्स ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग डिसीजन नहीं ले रहे हो और हम लोग, मैं आई कांट टेक द रिस्क, तो आप एक काम करो, अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करा के घर ले जाओ। तो सोचिए उसको इतना गुस्सा आया और उसने मुझे ऐसे बोल दिया। और संगत जी मुझे भी ना, सिर्फ क्योंकि मेरे गुरु का विश्वास, मुझे मैंने कहा, मैंने गुरुजी मुझे आपके ऊपर विश्वास है, मैं अपनी मम्मी को डिस्चार्ज करा रही हूँ यहाँ से, तो प्लीज़ आप देख लेना। और मैं अपनी मम्मी की ना पिक आपके छोटी सी एक फ़ोटो लेकर आ रही हूँ, लेकिन वो मंडे का दिन था और मैं थर्सडे को आपके पास आऊँगी। तो ट्यूसडे और वेडनेसडे 2 दिन है, मंडे की रात है और 3 रातें हैं, 2 दिन हैं। तो प्लीज़ गुरुजी मेरी मम्मी को आप संभालना और मैं आपके बिना पूछे कुछ नहीं करूँगी। तो संगत जी मैंने मम्मी को डिस्चार्ज कराया और हम लोग घर ले आए रात को। और डॉक्टर इतना हैरान कि आप इतनी गलती कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। मेरे हस्बैंड को भी मतलब वो कहने लगे कि यार तुम कैसे डॉक्टर हो, मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि पेशेंट इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है और तुम जो उनको घर लेकर जा रहे हो, डिस्चार्ज करा रहे हो। तो ठीक है, हम लोग डिस्चार्ज करा के ले आए। अब पूरी रात मैंने बहुत उसमें निकाली, लाइक क्या होगा, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, बस यही करते हुए। फिर थर्सडे आता है संगत जी, मैं थर्सडे को गुरुजी के मंदिर गई, एम्पायर स्टेट। जब मैं एम्पायर स्टेट पहुंची तो जो फ़ोटो उसमें मेरे पेरेंट्स दोनों की फ़ोटोग्राफ थी, सिंगल फ़ोटोग्राफ मेरी मम्मी की मिली नहीं मेरे को उस टाइम। तो दोनों मैंने अपने पेरेंट्स की फ़ोटोग्राफ गुरुजी के आगे रखी। मैंने कहा गुरुजी ये मेरी मम्मी है और मेरी मम्मी को ना ऐसे ऐसे ये बात है, डॉक्टर्स ने एंजियोप्लास्टी करने के लिए बोला है, तो मैं क्या करूँ। गुरुजी एकदम से कहते हैं, एकदम उठ के एकदम से आगे आए, थोड़ा सा आगे हुए, कहते ना 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 एंजियोप्लास्टी ना कराई। तो जब गुरुजी ने ऐसे बोला और एकदम से ऐसे देख के, हाँ मतलब जैसे कि अरे नहीं नहीं गलती मत कर देना कहीं, ना 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 एंजियोप्लास्टी ना कराई। तो गुरुजी के वर्डिंग्स थे। बस मैं तो संगत जी, मैंने कहा बस आंसर मिल गया मुझे। मैं फटाफट भागी बाहर आई, मैंने मम्मी को कॉल किया, मैंने कहा मम्मी गुरुजी ने बोला है एंजियोप्लास्टी ना कराई। तो सोचिए संगत जी, जब गुरुजी ने बोल दिया कि एंजियोप्लास्टी ना कराई, तो मतलब ही नहीं था एंजियोप्लास्टी कराने का। जब एंजियोप्लास्टी नहीं कराई तो बाकी बाईपास कराने का या कुछ कराने का तो मतलब ही नहीं था। तो लेकिन अब ट्रीटमेंट कैसे होगा। तो ऐसे मेरी सिस्टर को ना आई थिंक जो परफेक्ट हेल्थ मेला लगता है, तो मेरी सिस्टर क्योंकि टीचर है तो वहाँ पे एक बच्चों को लेके गई थी स्कूल से। तो वहाँ पे डॉक्टर के अग्रवाल अपना उनका वो मेला लगता है, हर साल लगाते हैं। गुरुजी उनको जल्दी ठीक करें, वो भी बीमार है इस टाइम। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी उस टाइम। तो मेरी सिस्टर ने उनको कहा कि सर, जैसे उसको पता चला कि वो हार्ट के डॉक्टर हैं, तो उसने एकदम से बात की, क्योंकि मम्मी को था कि सर मेरी मम्मी को ऐसे ऐसे है और इस जो भी सिचुएशन बताई। तो उन्होंने कहा ठीक है आप अपनी मम्मी को ले आना। तो सोचिए संगत जी, मेरी मम्मी को वो लेके गई मेरी सिस्टर उनके पास। तो उन्होंने क्या कहा, कहते हैं कि नहीं इनको एंजियोप्लास्टी की जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, इनका हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। हालांकि तब पे हालत बहुत ख़राब है इनकी, बट इनका हम लोग कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कैन यू इमेजिन कि एक जगह उनका एंजियोप्लास्टी होनी है या बैलूनिंग होनी है या बाईपास होना है, गुरुजी के पास मैं फ़ोटोग्राफ दिखाती हूँ अपनी मम्मा की और गुरुजी मना कर देते हैं और वो डेफिनेटली इनको आशीर्वाद भी दिया। कहाँ वो सारा का सारा ट्रीटमेंट चेंज हो गया इन द कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, सिर्फ वो दवाइयों पर मतलब
मम्मी ने, और गुरुजी ने उनको, सोचिए इस हालत में भी 10 साल उनको गुरुजी ने मम्मी को दिए। तो अब तो मेरी मम्मा नहीं है, लेकिन चलो वो जहाँ भी हैं वो बहुत खुश रहे। गुरुजी ने डेफिनेटली उनको बहुत अच्छी जगह दी होगी जहाँ भी दी होगी। तो उस टाइम अंगद जी फिर क्या हुआ कि जब मम्मी ठीक हो गए तो मैंने अपनी मम्मी को कहा कि मैंने कहा मम्मी अब आप तो ठीक हो तो गुरुजी का शुक्राना तो कर दो। आप शुक्राना तो वर्ड नहीं बोला था कि गुरुजी के पास जाके एक बार आशीर्वाद तो ले लो। अब वही होता है ना कि लाइक सोचिए कैसे मैं मेरी मम्मी को, जब वहाँ गई मेरी मम्मी, और ऑब्वियसली तो जहाँ वो मेरे को मना करती थी तो उनको यही था कि नहीं तो बहुत अच्छी जगह पहुँची है। तो जब हम लोग गुरुजी के पास मेरी मम्मी गए तो जब एंटर किया उन्होंने तो एक सेवादार ने एकदम से कहा आंटी आप ना फर्स्ट फ्लोर पे जाके बैठो। तो मम्मी ने कहा कि नहीं नहीं अंकल, अंकल तो शायद नहीं बोला होगा कि नहीं नहीं मैं ऊपर नहीं चढ़ सकती, और आपको पता नहीं है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ तो मैं ऊपर नहीं जाऊँगी। तो उन्होंने कहा, वो हंसने लगे, कहते हैं आंटी क्या बात कर रहे हो, एक एक सीढ़ियाँ चढ़ते जाओ तो हार्ट ठीक करते जाओ, हो गया आपका हार्ट ठीक। उन्होंने पहले ही बात बोल दी, एक एक पौड़ियाँ चढ़ते जाओ तो ठीक होते जाओ। अब सोचिए संगत जी, हार्ट पेशेंट जो मम्मी इतनी क्रिटिकल कंडीशन से निकल कर आई थी, उनको सीढ़ियाँ चढ़ाना सबको पता है कि नहीं पॉसिबल, और वो सीढ़ियाँ चढ़ी वहाँ पर एम्पायर स्टेट में फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। फिर वहाँ से सोचिए उतर कर भी आई होंगी। तो आई थिंक तब तक गुरुजी ने ना हमें बोल दिया था कि डॉक्टर अब 15 दिन में एक बार। तो उस दिन ना मेरा डे नहीं पड़ रहा था, और बस, और मम्मी को भी ये था कि मैं जल्दी से जल्दी गुरुजी के दर्शन कर लूँ। तो फर्स्ट टाइम मम्मी गई थी उस टाइम। तो और मम्मी को ना जैसे बीइंग हार्ट पेशेंट सबको पता है कि बहुत सारी चीज़ें खाने को मना हो जाती हैं, तला हुआ नहीं खाना, मीठा नहीं खाना, बीइंग अ डायबिटिक ऑल्सो, और बहुत सारी प्रॉब्लम थी उनको। तो डॉक्टर से बहुत सारी चीज़ें मना की हुई थी उनको। तो उनको ना जब वो वहाँ पे गए तो उनको बस दिमाग में बस ये था कि मुझे ये खाना है, मुझे वो खाना है। तो बट वही था कि खैर मना था एनीवे। तो जब लंगर का टाइम आता है तो उस दिन वो मेनका गांधी आंटी का बर्थडे था। तो सोचिए उस दिन थोड़ा डिफरेंट था सब कुछ, केक भी था, मीठा भी था, बहुत कुछ था उस दिन एक्चुअली। जो मेरी मम्मी के मन में था खाने को वो सब कुछ था उस दिन। तो सोचिए गुरुजी महाराज ने कहा तो वो इस तरह से कंडीशन में लेकर आई हैं और इस तरह से सोच रही हैं, और उनके सब कुछ वो खाने को मिला उस दिन। फिर जब वो गुरुजी के पास माथा टेकने गए और गुरुजी ने मेरी मम्मी को कहा, तो मेरी सिस्टर ने कहा कि गुरुजी ऐसे ऐसे मम्मी को ये तकलीफ़ है। तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर को भी देखा, मम्मी को देखा, कहते हैं जा ऐश कर। तो सोचिए संगत जी, मैं बहुत लकी समझती हूँ इस बात के अपने आप को के लिए कि कल्याण किता जा ऐश कर, ये हमने खुद गुरुजी के मुंह से सुने हुए हैं। और बहुत शुक्राना गुरुजी की जो आपने हमें इतनी बार बोला। लेकिन बिलीव में संगत जी उस टाइम मुझे ये वर्ड इतने ज़्यादा नहीं लगते थे। जा ऐश कर बोल दिया, कल्याण किता, गुरुजी उसको आगे बोलो। बट सोचिए मेरी सोच कि उस टाइम लगता था कितनी बड़ी बात है, गुरुजी ने खुद ये 2 वर्ड बोल दिए थे, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हमें। बट उस टाइम नहीं पता था ना हम लोगों को कि जब ऐश कर बोल दिया तो क्या ऐश करें, मतलब गुरुजी कुछ तो बोलो और एक्स्ट्रा बोलो कुछ। बट आज बहुत शुक्राना गुरुजी आपका सच में कि ये 2 वर्ड्स आपके मुंह से मैंने सुन रखे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब मैं कभी याद करती हूँ गुरुजी ने ऐसा बोला हुआ है। तो ऐसा बोला उन्होंने कि जा ऐश कर, मेरी मम्मी को और मेरी सिस्टर को। अब उनको भी लगा कि गुरुजी ने कुछ बोला ही नहीं, ये क्या बोल दिया ऐश कर, वो इतने बीमार है और गुरुजी कह रहे हैं ऐश कर। तो फिर मेरी सिस्टर ने फिर दोबारा पूछा, तो गुरुजी कहते हैं हाँ हाँ जा ऐश कर। तो सोचिए संगत जी, और मेरे को आके बता रही है और मैं भी कह रही हूँ बस गुरुजी ने ऐसे ही बोला, बस 2 बार बोला जा ऐश कर, और कुछ नहीं बताया गुरुजी ने, कुछ नहीं बोला कि बेटा ठीक हो जाओगे, इतनी लाइफ थी या ऐसा कुछ बोला। सोचिए कि कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स गुरुजी दे चुके थे, बट हमें नहीं पता था। इसलिए गुरुजी के सामने ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। खैर एनीवे, तो वो गुरुजी ने बहुत 10 साल जो मम्मी जितना भी नहीं बहुत ऐश कराई। और आज मेरी सिस्टर शी इज़ इन न्यूजीलैंड, और वो आज कहती है इस बात के लिए, कहती दीदी उस टाइम तो मैं एक बात को टाइम ऐसा था तो मुझे लगता था कि क्या कर रहे हैं मेरी ज़िंदगी में गुरुजी, है ना। गुरुजी ने ऐसा मेरे को ना ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे कर दी थी मेरी सिस्टर की, ऐसी थी। बाहर आपको पता है जो लोग बाहर जाते हैं कई बार बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। वो उस टाइम स्ट्रगल में इतनी ज़्यादा थी कि उसको लगा कि नहीं, पता नहीं गुरुजी ने तो बोला था ऐश कर, क्या ऐश करवा रहे हैं मेरे को। बट आज संगत जी उसके क्या वो होते हैं, दीदी मुझे सच में गुरुजी बहुत ऐश करवा रहे हैं। जो गुरुजी ने वर्डिंग्स बोली थी चाहे ऐश कर, कि दीदी मैं सच में बहुत ऐश कर रही हूँ। तो गुरुजी महाराज ने बोला है तो डेफिनेटली वो लाइफ लॉन्ग ऐश ही करेगी, जिन को भी गुरुजी बोल के गए हैं। तो इस तरह से मेरी मम्मी वहाँ पे गए और देखी मम्मी ठीक हो गए।
और देखिए फिर कई बार क्या होता है कि हम लोग ना गुरुजी कैसे आपको कहते हैं ना हर पल आपके साथ हैं। तो एक बार क्या हुआ कि हम लोगों को ना मम्मी के छोड़ के हम लोग को जाया नहीं करते थे, मम्मी को कब तकलीफ हो जाए, कब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए। तो एक दिन क्या हुआ कि हम लोगों का एलटीसी का प्रोग्राम बना, और एलटीसी का जब प्रोग्राम बना तो हम लोग बेंगलोर जाना था, वहाँ से हमें जाना था ऊटी। ऊटी और बेंगलोर का प्रोग्राम बना था हमारा। तो जब मैं वहाँ पे जाना था, हम लोग आई थिंक 31 को वहाँ पहुँचे थे। तो फर्स्ट को हम लोग अभी लैंड किया था 31 को। सेकंड को मेरी सिस्टर का फ़ोन आया था कि दीदी मम्मी एडमिट हो गए हैं, और मेरा मूड बड़ा ख़राब, और मुझे इतना दुख लगा। मैंने कहा हो, एक दिन पहले तो हम आए हैं यहाँ पर और अगले दिन मम्मी एडमिट भी हो गई हैं। तो मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था वहाँ पर। और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अब एक काम करो आप प्लीज़, कुछ घर चल सकते हैं क्या। और देखिए सबको पता है कि एलटीसी पे जब हम लोग जाते हैं तो एलटीसी बीच में छोड़ के नहीं आ सकते, चाहे वो आप डेस्टिनेशन टच कर कर आप आ जाओ, बट आप वो कर नहीं सकते। और अगर आपको ऐसे आना है तो जितना भी आपको पैसे मतलब इतने इन लैक्स जो गवर्नमेंट आपको दे रही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल को, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो वो ईजी नहीं होता ना किसी के लिए भी इस तरह से करना। और जैसे मैंने आपको बताया कि उस वक्त फाइनेंशियल हमारा वो भी सब चल रहा था, क्योंकि मैं बड़ा बीमार वगैरह चल रही थी। तो ये था कि चलो एक थोड़ा चेंज ऑफ प्लेस हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया था कि ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा मेरी तबीयत देखते हुए हस्बैंड ने कहा कि मतलब थोड़ा, डॉक्टर्स ने कहा कि थोड़ा उनको बाहर आप घुमा के ले आओ। तो जब मैं मम्मी का जब ऐसे आ गया कि मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो मेरा तो मन ही ना लगे। फिर हमें वहाँ से ओटी भी जाना था, और वही मैं रोती जा रही हूँ कि नहीं घर चलो, कैसे होगा। फिर हम डॉक्टर के अग्रवाल के साथ पूरा फ़ोन पे थे, साथ में थे। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं आप एकदम से मत आओ। हमने उनसे पूछा सर आना है, क्योंकि फिर पैसा इंसान नहीं देखता, जब अपना कोई बीमार हो पैसा नहीं देखा जाता। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है नीलम, तेरा अगर इतना मन खराब हो रहा है तो कोई नहीं, हम डॉक्टर के अग्रवाल से बात करते हैं, अगर वो कह देंगे या आ जाओ तो ठीक है मैं चल पड़ूंगा, मैं पैसा नहीं देखूंगा, चलो कोई बात नहीं। तो फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं आप अभी वेट करो मेरे फ़ोन की। उधर से मेरे जो राखी ब्रदर है, ही इज़ अ कार्डियक थोरेसिक सर्जन, वो भी बेंगलोर में, तो वो हमारे साथ में थे, प्लस उनकी गाइडेंस प्लस डॉक्टर की गाइडेंस। लेकिन संगत जी अब हमारे गुरुजी गाइडेंस कैसे चलती है। तो हुआ क्या कि मुझे माला आंटी हैं, आई थिंक माला आंटी को आई थिंक सभी जानते हैं, बट अब वो माला आंटी गुरुजी के चरणों में है। तो मेरे को था कि माला आंटी को ना मैं हेलो हाय तो कर लूँ। तो मैंने आंटी को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आंटी मैं बेंगलोर में आई हूँ और मुझे लगा कि चलो आपसे हेलो हाय तो कर लूँ। तो वो कहते हैं कि अरे आंटी आप बेंगलोर आए हो, मुझसे नहीं मिलोगे आप, ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने कहा आंटी एक्चुअली ना मेरी मम्मी ठीक नहीं है और हम लोग यहाँ बाहर खड़े हुए हैं कहीं, क्योंकि मेरा कहीं मन नहीं करता घूमने का। और हम लोग कहीं मतलब एक रेस्टोरेंट में लंच करने गए थे, किसी ने बुलाया था, और हम लोग यहीं वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर का जैसे ही फ़ोन आएगा भी हमें हम निकले या नहीं निकले। क्योंकि मेरे भैया भी इसलिए आ गए थे वहाँ पर कि नीलम जस्ट इन केस अगर कुछ इमरजेंसी में अगर तुम लोगों को टिकट बुक करानी है, फ्लाइट की या कुछ करना है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा कि मेरे यहाँ नोन है कोई। तो उस वजह से हम लोग वहाँ खड़े हुए थे। तो वो कहती है आंटी आप एक काम करो, आप ऐसे मत खड़े हो, आप प्लीज़ मेरे घर आ जाओ। तो उन आंटी का घर, माला आंटी का घर बहुत दूर था वहाँ से, जो काफ़ी जो उनका पुराना एयरपोर्ट है बेंगलोर का, वो बहुत दूर है। तो वहाँ पे हम लोग ने जाना था, बट क्योंकि मेरे फिर भैया ने कहा कि नीलम ये तो बहुत ज़्यादा दूर है, कैसे जाओगे तुम लोग। तो माला आंटी ने कहा देखिए माला आंटी सच में बहुत अच्छी गुरुजी की डिवोटी रही है, बहुत अच्छी। तो उन्होंने कहा कि नीलम जहाँ खड़े हो वहीं खड़े रहो, मैं अपना ड्राइवर और गाड़ी भेज रही हूँ। तो संगत जी माला आंटी ने हमें ड्राइवर और गाड़ी भेजी हमें लाने के लिए। नीचे से होता है ना स्वरूप के आगे इंसान बैठ जाता है कि हमसे अरदास कर लें, तो मेरा वही हो रहा था। तो सोचिए गुरुजी ने मेरे को राइट जगह पहुंचा दिया माला आंटी के घर में, और गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है और एक जोत जल रही थी, और उसके आगे मैं प्रे कर रही हूँ, और बिल्कुल प्रे करती जा रही हूँ कि गुरुजी बस डॉक्टर्स क्या बोलेंगे, क्योंकि उनका मम्मी का कुछ डायलिसिस भी चल रहा था और कुछ चल रहा था उनका, तो जिसमें डॉक्टर्स को ये बताना था कि भाई मुझे बताना था कि लाइक हम तो आई थिंक कुछ कनेक्शन में हुआ। एनीवेज तो हम लोगों को फ़्लाइट लेकर आए या नहीं आए। तो उसके बाद मम्मी जब माला आंटी एकदम से फिर फ़ोन आता है कि आपकी मम्मी थोड़ा स्टेबल है, अभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। तो सोची संगत जी, मैंने जब माला आंटी को ये बात बताई तो वो कहती हैं कि आपको पता है कि जिस जोत के आगे आप प्रार्थना कर रहे थे गुरुजी से, ये गुरुजी के हाथ की दी हुई जोत है। तो सोचिए संगत जी, मुझे ये बात नहीं पता थी कि मैं तो वहीं अचानक वैसे ही बैठ गई कि मैं चलो गुरुजी का लगा है जोत जल रही है तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। वो उन्होंने वैसे ही नॉर्मल एक कमरे में रखी हुई थी बीच में, तो नॉर्मली उन्होंने कहा था कि जो उन्होंने मंदिर बना रखा है वहाँ बैठ जाओ, लेकिन मैं वहीं बैठ गई। कहती सोचिए कि जब आप जोत के आगे बैठे थे तो मुझे लग रहा था कि इनकी मम्मी का सब कुछ रिपोर्ट ठीक आएगी, सब कुछ ठीक आ गया। तो ऐसे गुरुजी ने कि मेरा कहते ना देखिए वो मेरे को बाहर भेजा भी, लेकिन रोते रोते
कहीं वो भी मेरे शायद कर्म काट रहे थे कि हम बाहर भी गए हैं, फिर भी इतना इन्जॉय नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इन्जॉय करा रहे हैं गुरुजी। फिर हम लोग ऊटी भी होकर आ गए, और उसके बाद इस तरह से मम्मी जो थी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में, तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि कैसे उन्होंने वो ट्रीटमेंट एकदम से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में चेंज कर दिया, और मेरी मम्मी काफ़ी ठीक हो गई उससे। और वो फिर ट्रीटमेंट मम्मी का लास्ट मोमेंट तक वही ट्रीटमेंट चलता रहा, और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी इनको। तो कैसे गुरु महाराज जी ने उनका वो सब रोक लिया। ओह, तो काफ़ी टाइम हो गया मुझे, तो मैं तो बोलती जाऊँगी आंटी। आई थिंक इट्स मोर देन 1 आवर, और मे बी फिर नेक्स्ट टाइम। और बस मैं संगत जी, बस अब ये तो सत्संग गुरुजी का हो गया, बट अब नाउ बीइंग अ डॉक्टर, एक जैसे गुरुजी कहते थे हेल्थ पे बहुत ध्यान रखो, तो संगत जी प्लीज़ अपनी हेल्थ पे ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ें जो डॉक्टर्स कह रहे हैं उनकी प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि हर किसी को लग रहा है अरे डॉक्टर तो ऐसे ही बोल रहा होगा, वो उसको स्क्रॉल आउट कर देते हैं, नहीं मैसेज पढ़ते। आप बिलीव करो कि जब कोई नॉर्मल किसी की एक फोटोग्राफ आती है ना, उस पर पता नहीं कितने लाइक्स आ जाएंगे, कितने कमेंट्स आ जाएंगे, लुकिंग सो ब्यूटीफुल, ये वो करके। लेकिन कोई डॉक्टर अगर पोस्ट डालता है ना, तो 2-4 लोग इसको लाइक कर रहे होते हैं, या सिर्फ उसमें को कर रहे होते हैं। मेरा ये मतलब नहीं है कि किसी की आप ऐसे मत करिए, जैसे वहाँ पर आप उनकी कमेंट कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, प्लीज़ उस डॉक्टर को भी एनकरेज करिए जो आपकी इतनी मेहनत करके। मेरे को ही देख लीजिए, मैं पूरा दिन रात पता नहीं इतना अपडेट अपने आप को रखती हूँ, और कोई एक पोस्ट डालती हूँ। ये नहीं कह रही मेरी पोस्ट पड़ी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि जस्ट कि आपकी प्रिकॉशन हो, कि छोटी छोटी गलतियां जो हम लोगों से हो रही हैं। आप नीलम आंटी की डॉक्टर भी देखिए, आप उन्होंने कितनी अच्छी बातें बताई हैं, कितनी अच्छी बातें बताई हैं। प्लीज़ वो ध्यान से सुनिए उन चीज़ों को। कितना अच्छे से उन्होंने आपको बताया कि मास्क कैसे पहनना है, कैसे कवर करना है, और उन्हें कितनी ज़्यादा जानकारी दी है आपको। और प्लीज़ आप इस बात को ध्यान करिए, ये मत समझिए कि वो कोई डॉक्टर आपको मतलब ऐसे बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है। जिस तरह से मास्किंग पहनना, उसको डिस्पोज करना, ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप मास्क डिस्पोज करते हैं तो प्लीज़ एक बात का और ध्यान रखिए कि एक चीज़ और मेरे सुनने में बहुत आई है कि जब हम वो मास्क को डिस्पोज कर रहे हैं तो वो 172 आवर्स के बाद करना चाहिए। बट आज ही मेरे दिमाग में बड़ा अच्छा ख्याल आया, जो कि मैंने अपने हमारे जो टीचर हैं डॉक्टर महेश वर्मा, वाइस चांसलर, तो उनको, और जो डीन है मौलाना आजाद की जो मैम है हमारी डॉक्टर संगीता तलवार, दोनों को मैंने इस टाइम मैसेज किया है कि मेरे दिमाग में कोई नई चीज़ आई है तो पहले मैं उनसे डिस्कस करूँगी, देन आई विल रिवील इट। बट मैं वैसे बता रही हूँ कि लाइक अगर आप जो आपका मास्क होता है, जो उसकी स्ट्रिंग होती है, उसको प्लीज़ क्रश, उसको तोड़ दीजिए। क्योंकि अभी ये चीज़ नई सुनने में क्या आई है कि जब आप उसको डस्टबिन में थ्रो कर रहे हैं ना, तो वो रिसाइकिल हो रही है। सोचिए उसको कुछ भी वॉश करके, धो के, सैनिटाइज करके, ड्राई क्लीन करके अगर वो चीज़ आपके सामने आ जाए। क्योंकि किसी कंट्री में किसी फ्लाइट में ये हुआ था कि वो जो स्वैब्स थे, वो जो चीज़ें थी, लोगों ने ऐसे फेंक दिया, वो रीयूज़ हुई, उससे वो जो ये बीमारी थी और ज़्यादा फैल गई। तो सोचिए, इसीलिए कहते हैं न्यूज़, मतलब डॉक्टर्स की जो चीज़ें हैं वो आप ज़रूर सुनिए इस चीज़ को। और इसीलिए जो आपका जो मास्क है, प्लीज़ उसके अंदर वो जो पहले तो मेटल स्ट्रिप आ रही थी, वो प्लास्टिक की स्ट्रिप आती है, वो जो स्ट्रिप यहाँ पे लगी होती है जिसे हम लोग प्रेस करते हैं, उसको प्लीज़ कट करके उसको निकाल दीजिए, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और ऐसे फेंकिएगा कि देखिए, ऐसे नहीं कि ऐसे फेंक दिए, क्योंकि अगर वो पक्षी वक्षी को खाएगा तो उसे गले में अटक जाएगी, इसका बहुत ध्यान रखना है आपने। तो वो जो स्ट्रिंग है उसको प्लीज़ तोड़ दीजिए, उसको स्ट्रिंग को। जैसे वो कहते हैं ना, बिस्लरी की बॉटल वाले लोग कहते हैं ना, उस बॉटल को क्रश कर दो, क्योंकि अगर आप बिस्लरी की बॉटल भी ऐसे फेंकते तो उसमें हो सकता है वो रीफिल कर दें। आपको तो लगेगा कि आप बिस्लरी का वाटर पानी पी रहे हैं, बट क्या पी रहे हैं आपको नहीं पता। और इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ें हैं। और दूसरा एक छोटा सा मैं चीज़ और बता रही हूँ कि लाइक जो आपका ये जो वायरस है, जैसे एयरबॉर्न कह रहे हैं, हो गया है, तो अपने नोज़ के अंदर, कानों में और नेवल पर ऑयल ज़रूर लगाइए। अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं लगा सकते, कोकोनट ऑयल हो गया या बादाम रोगन हो गया, नोज़ पे ज़रूर लगाइए, तो उससे काफ़ी हद तक आप प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो आई थिंक आंटी मैं भी नेक्स्ट टाइम करती हूँ, मुझे नहीं पता अपने गुरुजी की, क्योंकि आई थिंक 1.5 घंटा होने वाला है। और क्योंकि सत्संग तो इतने हैं कि मैं सुनाने बैठूंगी तो मुझे कई बार लास्ट टाइम ये लगा था और अभी भी लग रहा है कि अरे मैं तो कुछ सुनाया नहीं। और बहुत सारी चीज़ें हैं गुरुजी की, इतनी कहते हैं ना, इतनी चीज़ें हैं कि मैं तो सुनाती चली जाऊँगी। और आई थिंक मेरा ही नहीं, आई थिंक सभी के बहुत सत्संग ऐसे हो चुके हैं। तो मे बी सम अनदर टाइम, बट इतना ही मैं बोलूँगी कि भगवान पे फेथ रखिए, उनके ऊपर अपना पूरा विश्वास रखिए। और जो गुरु से जुड़ी बातें हैं, प्लीज़ आप जो कहते हैं ना कि जो गुरुजी हमें टीचिंग देके गए हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान करिए, आप उनके ऊपर ही आप ध्यान करिए। जैसे गुरुजी ने कहा कि शिव पुराण पढ़नी है, गुरुजी ने कहा लाइट ऑफ डिविनिटी पढ़नी है, गुरुजी ने कहा ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगानंद जी पढ़नी है, एक स्पिरिचुअल बुक के ऊपर एक बुक है, एक गुरुजी शायद वो फ़कीर वाली बुक भी बोलते थे, वो पढ़िए। तो जो गुरुजी बुक्स बोल के गए आप वो पढ़िए ना इस टाइम।
आप क्यों, और दूसरी जो आपके घर में किसी के घर में पेशेंट हैं या कुछ है, उनका प्लीज़ आप पूरा ध्यान रखिए। और आई थिंक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बहुत शुक्राना गुरुजी, थैंक यू सो मच आंटी। और जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।